वेलकम टू आवर चैनल। आज का कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए नए कहानी देखने का मजा लीजिए। ये है आकाश। वो अपनी पढ़ाई के लिए शहर जाता है। वो MBA फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेता है। वो शहर में जहाँ रहता था उसके घर के पास एक बेहद खूबसूरत लड़की रहती थी जिसका नाम अंजलि थी। एक दिन सुबह अंजलि छत पर एक्सरसाइज कर रही थी। तब आकाश का नजर अंजलि के ऊपर पड़ता है। पहली नजर में ही वो अंजलि को पसंद करने लगता है। अंजलि भी उसको देखकर मन ही मन मुस्कुराने लगी। फिर एक दिन उन दोनों की मुलाकात एक पार्क में होती है। तब वो दोनों एक दूसरे को हाय हेलो कहते हैं और एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। वो दोनों रोज किसी ना किसी बहाने से एक दूसरे को मिलने के लिए छत पर जाते थे या तो फिर पार्क में मिलते थे। फिर कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे उन दोनों का ये मुलाकात प्यार में बदल जाता है। दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानने लगे थे। उन दोनों के बीच इतना प्यार बढ़ गया था कि वो दोनों एक दूसरे को बिना देखे रह नहीं पाते थे। एक दिन अंजलि, मैं कल माँ बाबा से मिलने गांव जा रहा हूँ। बाबा का तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं है। वो हॉस्पिटल में एडमिट है। माँ का कल आया था। अच्छा, तुम कल कितने बजे जा रहे हो? कल सुबह 7 बजे बस है। तुम वापस कब आओगे? बाबा को पहले ठीक होने दो, वो हॉस्पिटल से घर आ जाए, फिर मैं आ जाऊंगा। लेकिन कितने दिन में आऊंगा वो अभी बता नहीं पाऊंगा। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ बहुत मिस करूंगी। मैं भी तो तुम्हें मिस करूंगा, लेकिन तुम चिंता मत करो। मुझे जब भी समय मिलेगा मैं तुमसे फोन में बात कर लूंगा। ओके, अब थोड़ा सा स्माइल करो। उसके अगले दिन आकाश गांव चला जाता है। माँ, बाबा का तबीयत अब कैसा है? अब थोड़ा ठीक है हो बेटा। उनका बीपी बढ़ गया था और वो नीचे गिर गए। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए मैं तुरंत उनको हॉस्पिटल ले आई। अभी मेरी डॉक्टर से बात हुई है। उन्होंने बोला कि अब डरने की कोई बात नहीं है, वो अब खतरे से बाहर है। तुम्हारे बाबा को होश आने के बाद हम उनसे मिल सकते हैं। भगवान का लाख लाख शुक्रिया है कि बाबा अभी ठीक है। मैं कितना डर गया था। माँ, आपने कुछ खाया है? नहीं बेटा। माँ चलिए मेरे साथ, आप पहले कुछ खा लीजिए, वरना आपका तबीयत खराब हो जाएगा। नहीं, पहले तेरे बाबा को होश आने दे, फिर मैं कुछ खाऊंगी। माँ, बाबा का ख्याल रखने के लिए यहाँ डॉक्टर और नर्स है। और ऐसे भी बाबा का जब तक होश नहीं आएगा तब तक हम लोग उनसे मिल नहीं पाएंगे। इसलिए आप चलो, थोड़ा सा कुछ खा लो। लेकिन बेटा। मैं आपकी बात कुछ नहीं सुनूंगा, आप चलिए। उसके बाद आकाश अपनी माँ को कैंटीन में लेकर लंच खिलाता है। उसके कुछ समय के बाद आकाश के बाबूजी को होश आता है। आकाश, तू आ गया बेटा? बाबा, आपको कैसा लग रहा है अभी? मैं अब ठीक हूँ बेटा। माँ, आप अब घर जाओ। मैं आज यहाँ बाबा के पास हॉस्पिटल में रहूंगा। आप कल से बाबा की तबीयत को लेकर बहुत परेशान थी। घर जाकर आप थोड़ा सा आराम कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। आप कल सुबह आ जाना। अच्छा ठीक है आकाश, अगर कुछ जरूरत पड़ी तो मुझे कॉल करना। ऐसे कहकर आकाश की माँ घर चली जाती है। उधर अंजलि आकाश की कॉल की इंतजार में बार बार फोन देखती रहती। आकाश को फोन करूँ क्या? नहीं, अगर वो उसके माँ बाबा के पास होगा तो उसकी माँ बाबा क्या सोचेंगे। और कुछ देर इंतजार कर लेती हूँ उसकी फोन का। तभी आकाश का फोन आता है। अंजलि खुशी से कॉल रिसीव करती है। हेलो आकाश, कैसे हो तुम? और तुम्हारे बाबा कैसे हैं? सब कुछ वहाँ पर ठीक है ना? हाँ अंजलि, बाबा अब ठीक है। उनको 2 दिन के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाएगा। अच्छा, ये बताओ तुम कैसी हो? मैं यहाँ ठीक हूँ आकाश, बस तुम्हें ही मिस करती हूँ। जब मैं अपनी आंखें बंद करती हूँ तो तुम्हारा ही चेहरा मेरी आंखों के सामने आती है, और जब आंखें खोलती हूँ तो तुम्हें अपनी आंखों के सामने देखना चाहती हूँ।
लेकिन उस वक्त तुम ही नहीं होते। तुम आज ही यहाँ से गए हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम बरसों से मुझे नहीं मिले हो। बाबा की तबीयत ठीक होने के बाद मैं शहर जल्दी से आ जाऊंगा, और हाँ, मौका देखकर मैं माँ से हम दोनों की बात भी कर लूंगा। अच्छा, अब मैं रखता हूँ, रात बहुत हो गई है। मैं कल फिर से फोन करूंगा। बाय, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट। उसके 2 दिन के बाद आकाश के बाबूजी ठीक होकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आते हैं। आकाश की माँ बहुत खुश होती है। तब मौके की फायदा उठाकर आकाश बोलता है, माँ, आपसे कुछ कहना है। हाँ, बोल ना बेटा। माँ, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। उसका नाम अंजलि है। वो शहर में मेरे घर के पास रहती है। वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। माँ, हम दोनों पढ़ाई खत्म होने के बाद शादी करना चाहते हैं। ये बात सुनकर आकाश की माँ खुश हो जाती है। चलो, अच्छा हुआ तुमने अपनी पसंद की लड़की ढूंढ ली। मुझे अब तुम्हारे लिए लड़की ढूंढना ही नहीं पड़ेगा। आजकल एक अच्छी सी लड़की मिलना बहुत मुश्किल हो जाती है। तुमने तो मेरा पूरा टेंशन ही खत्म कर दिया। अच्छा, वो लड़की दिखने में कैसी है? वो बहुत सुंदर है माँ। ये देखो उसकी फोटो। फिर आकाश अंजलि की फोटो मोबाइल पर अपनी माँ को दिखाता है। लड़की तो सुंदर है, लेकिन उसके घर वालों को तुम दोनों के बारे में पता है या नहीं? अभी तक तो नहीं, लेकिन अंजलि बहुत जल्दी उसके घर वालों को हम दोनों के बारे में बता देगी। अच्छा, तू कब जा रहा है वापस शहर? मैं परसों चला जाऊंगा माँ। अच्छा, ठीक है। आकाश शहर वापस आने के बाद अंजलि को सरप्राइज देने उसके घर आता है। घर में अंजलि की माँ और भाई होते हैं। नमस्ते आंटी, मैं आकाश हूँ। यहाँ सामने वाले घर में रहता हूँ। आपकी पड़ोसी हूँ। क्या आप अपनी स्त्री मुझे दे सकते हैं? मुझे कपड़े प्रेस करने हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम यहाँ बैठो, मैं अभी लेकर आती हूँ। और बेटा, तुम चाय कॉफी क्या लोगे? अरे नहीं आंटी, मुझे चाय कॉफी कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस स्त्री दे दीजिए। ऐसे कैसे होगा? तुम हमारे पड़ोसी हो, हमारे घर पहली बार आए हो। तुम्हें तो कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। बोलो, क्या लोगे? ठीक है आंटी, तो चाय पिला दीजिए। अंजलि बेटा, एक कप चाय तो लेकर आना। जी माँ, अभी लेकर आती हूँ। अंजलि चाय लेकर आती है। तभी वो आकाश को अपने घर में देखकर हैरान हो जाती है। अंजलि बेटा, ये आकाश है, हमारे पड़ोसी। ये यहाँ स्त्री लेने आया है। ओह अच्छा, मैं अभी स्त्री लेकर आती हूँ माँ। उसके बाद आकाश स्त्री लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही अंजलि अपने कमरे में जाकर आकाश को फोन करती है। क्या बात है आकाश, तुम सीधे मेरे घर आ गए स्त्री लेने के बहाने। कितना बहादुर बन गए हो तुम। अरे नहीं, मुझे तुम्हें सरप्राइज देना था, इसलिए मैं बिना बताए तुमसे मिलने तुम्हारे घर आ गया। ऐसे ही एक दिन मैं तुम्हारे हाथ मांगने तुम्हारे घर आ जाऊंगा। ये बात सुनकर अंजलि मुस्कुरा देती है। दोनों घंटों फोन में बात करते हैं। उसके बाद वो दोनों फोन रख देते हैं। ऐसे ही दिन वो दिन आकाश और अंजलि का प्यार गहरा होता जा रहा था। एक दिन अंजलि सुबह एक्सरसाइज करने की बहाने छत पर आती है। तब आकाश उसके रूम की बालकनी में आता है और दोनों एक दूसरे को देखकर इशारों इशारों में बात करने लगते हैं। तब अचानक से अंजलि की भाई विकी किसी काम से छत पर आता है। वो उन दोनों को इशारों में बात करता हुआ देख लेता है और गुस्सा हो जाता है। वो अंजलि को कहता है, अंजलि, यहाँ क्या कर रही हो? अंजलि अपनी भाई को देखकर चौंक जाती है। जी भैया, मैं यहाँ एक्सरसाइज करने आई थी। आपको तो पता है ना, मैं रोज सुबह छत पर एक्सरसाइज करती हूँ। अगर एक्सरसाइज कर रही थी तो अभी किसको देखकर इतना मुस्कुरा रही थी? मैं सब समझता हूँ। कल से तुम अपने रूम में ही एक्सरसाइज कर लेना। छत पर एक्सरसाइज करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, समझी तुम? जी भैया। अब चलो यहाँ से। उसके बाद दोनों भाई बहन छत से नीचे आते हैं। कहीं भैया मुझे और आकाश को बात करते हुए तो नहीं देख लिए? कहीं भैया को हम पर शक तो नहीं हो गया है?
मुझे आकाश से बात करनी होगी। ऐसे कहकर वो आकाश को फोन लगाती है। हेलो आकाश, भैया को शायद हम दोनों के बारे में शक हो गया है, इसलिए हम दोनों अब छत पर नहीं मिलेंगे। तुम्हारे भैया को अगर शक हो गया है तो उन्हें हमारे प्यार के बारे में सब कुछ सच सच बता दो अंजलि। नहीं आकाश, अभी नहीं। मुझे लगता है कि भैया अभी गुस्से में है। एक बार उनका गुस्सा शांत हो जाए, फिर मैं मौका देखकर माँ और भैया से हम दोनों के बारे में बात कर लूंगी। अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मेरे ख्याल से जितनी जल्दी तुम अपनी घर वालों से बात कर लोगे उतनी जल्दी हमारे लिए अच्छा होगा। अच्छा, आज पार्क में आ रही हो ना अंजलि? नहीं, आज नहीं आ पाऊंगी। मुझे आज माँ के साथ उनके एक सहेली के घर जाना है। हम कल शाम को 5 बजे पार्क में मिलेंगे। अच्छा ठीक है, मैं आ जाऊंगा। अंजलि बेटा, तुम रेडी हो ना सुमित्रा के घर जाने के लिए? नहीं माँ, मैं रेडी नहीं हूँ, लेकिन आप मुझे 10 मिनट टाइम दे दो, मैं जल्दी से रेडी होकर आ जाऊंगी। अरे बेटा, जल्दी करना, मैं तुम्हारा हॉल में इंतजार करती हूँ। देखो, लेट मत करना। ऐसे कहकर गायत्री हॉल में चली जाती है। अंजलि जल्दी से नहा कर रेडी होकर हॉल में आती है। हाँ, मैं रेडी हूँ, चलिए जाते हैं। उसके बाद दोनों टैक्सी में सुमित्रा के घर पहुंच जाते हैं। नमस्ते आंटी। अरे गायत्री, अंजलि, आओ आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। ऐसे काफी लेट कर दिया आने में। लेट तो होगा ना सुमित्रा, एक तो आज अंजलि तैयार होने में लेट कर दी, और ऊपर से मुंबई की ट्रैफिक। हम ट्रैफिक में पूरे 2 घंटे लेट हो गए। अच्छा, कोई बात नहीं, तुम दोनों बैठो, मैं अभी आई। अरे इसकी क्या जरूरत थी अब सुमित्रा, हम खाकर आए हैं। खाकर आए हो तो क्या हुआ, इतने दिनों के बाद तुम मेरे घर आए हो, वो भी अंजलि बेटी के साथ। बिना खाना खाए मैं तुम्हें कैसे जाने दूंगी। तभी अंजलि की नजर वहाँ पर रखी हुई एक गिटार के ऊपर पड़ती है। आंटी, ये गिटार किसकी है? ये गिटार मेरा बेटा आशीष का है। आंटी, अगर आप गलत ना समझो तो क्या मैं ये गिटार बजा सकती हूँ? मुझे गिटार बहुत पसंद है। हाँ बेटा, तुम गिटार बजा सकते हो। तुम अंदर कमरे में चली जाओ। ठीक है आंटी, थैंक यू। उसके बाद अंजलि कमरे में जाकर गिटार बजाती है। तभी आशीष घर पर पहुंचता है। नमस्ते आंटी। माँ, मेरा गिटार कौन बजा रहा है? बेटा, अंजलि आई हुई है, वो बजा रही है। उसके बाद आशीष उस कमरे में जाता है जहां अंजलि गिटार बजा रही थी। गिटार की आवाज सुनकर आशीष चुपचाप वहां पर खड़ा रहा। तभी अंजलि की नजर आशीष के ऊपर पड़ती है। वो आशीष को देखकर गिटार बजाना बंद कर देती है। अरे, तुमने गिटार बजाना क्यों बंद कर दिया? बहुत अच्छा बजा रही थी। ऐसे में आशीष हूँ, ये मेरा घर है। ओह अच्छा, मैं अंजलि। मुझे गिटार बहुत पसंद है। जब भी मुझे समय मिलता है तब मैं गिटार बजाती हूँ। जब भी मैं खुश होती हूँ तब भी मैं गिटार बजा लेती हूँ, और जब उदास रहती हूँ तब तो पक्का मैं गिटार बजाती हूँ। गिटार की आवाज़ सुनकर मुझे बहुत सुकून मिलती है और मेरा मूड तुरंत अच्छी हो जाती है। अच्छा, मुझे भी गिटार बहुत पसंद है। मुझे जब भी समय मिलता है मैं बच्चों को गिटार सिखाता हूँ। उसके बाद दोनों बातचीत करते हैं और आशीष अंजलि को गिटार बजाकर सुनाता है। ये सब देखकर सुमित्रा सोचती है, कितनी अच्छी लड़की है अंजलि। अगर आशीष और अंजलि की शादी हो जाए तो कितना अच्छा होगा। मुझे अभी गायत्री से बात करनी होगी। गायत्री, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो ना, क्या बात है? गायत्री, अगर तुम ठीक समझो तो मैं अंजलि को मेरी घर की बहू बनाना चाहती हूँ। मुझे अंजलि बहुत पसंद है। अगर तुम हाँ कहोगी तो क्या हम आशीष और अंजलि की शादी करवा सकते हैं? अरे, तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी। मैं खुद ही चाहती हूँ कि अंजलि तेरे घर बहू बनकर आए। मुझे भी आशीष बहुत पसंद है।
अंजलि की बहुत बड़ी भाग्य होगी जो तेरी जैसी सास उसे मिलेगी। अंजलि तेरी घर बहू बनकर आएगी तो मुझे उसकी कोई चिंता नहीं होगी। ये तो तेरी बड़ापन है गायत्री, जो तू मेरी इतनी तारीफ कर रही है। एक बार तू अंजलि से पूछ ले और मैं आशीष से पूछ लेती हूँ। अगर उन दोनों की हाँ होगी तो हम इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। हाँ, तू सही बोल रही है। मैं अंजलि और विक्की को पूछ लेती हूँ, उसके बाद तुम्हें फोन करके बता दूंगी। उसके बाद अंजलि और गायत्री घर लौट आते हैं। क्या बात है माँ, आप आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। हाँ बेटा, खुशी की तो बात है, लेकिन उसमें तुम्हारी और अंजलि की राय चाहिए। कैसी राय माँ, बताइए। विक्की, तू तो जानता है आज मैं अंजलि के साथ सुमित्रा के घर गई थी। वहां पर मैं सुमित्रा के बेटे आशीष को देखा। आशीष बहुत अच्छा लड़का है। वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और साथ में बच्चों को गिटार भी सिखाता है। विक्की बेटा, मैं और सुमित्रा चाहते हैं कि अंजलि और आशीष की शादी हो जाए, इसलिए पहले मैं तुम्हारा राय लेना चाहती थी। और अगर तुम्हारा हाँ हो तो मैं अंजलि से भी बात कर लूंगी। माँ, मेरे राय लेने की क्या जरूरत है, आपने आशीष को देखा है। अगर आपको आशीष सही लगा तो मेरा भी इस रिश्ते के लिए हाँ है। आप इस बारे में अंजलि से बात कर लेना। ठीक उसी समय सुमित्रा की फोन गायत्री की मोबाइल पर आती है। हेलो गायत्री, एक खुश खबर है। आशीष ने शादी के लिए हाँ कर दिया है। ये बात बताने के लिए मैंने तुम्हें कॉल किया था। ऐसे तुमने अंजलि और विक्की से बात की क्या? अंजलि से तो अभी तक बात नहीं हो पाई है मेरी, लेकिन विक्की से बात हुई है। उसका इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। मैं कल अंजलि से बात करके तुम्हें बता दूंगी। अच्छा, मैं अब फोन रखती हूँ। बाय, गुड नाइट। अच्छा, बाय, गुड नाइट। विक्की, सुमित्रा का फोन था। आशीष अंजलि से शादी करने के लिए हाँ कर दिया है। अरे माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप जल्दी से अंजलि की राय ले लीजिए। तू सही बोल रहा है बेटा, मैं कल ही अंजलि से बात कर लूंगी। उसके अगले दिन अंजलि लैपटॉप में काम करती होती है। तब गायत्री वहाँ पर पहुँचती है। अंजलि बेटा, तुम क्या कर रही हो? तुम बिजी हो क्या? हाँ माँ, थोड़ा सा बिजी हूँ। कॉलेज की प्रोजेक्ट वर्क कर रही थी। कुछ काम था क्या आपको मुझसे? तो बोलिए, मैं सुन रही हूँ। अंजलि, तुम्हें कल आशीष कैसा लगा? वो मेरा मतलब है कि वो कैसा लड़का है? ओ माँ, आप अचानक से आशीष के बारे में क्यों पूछ रही हैं? अरे कुछ नहीं बेटा, ऐसे ही पूछ रही हूँ, बता ना। अच्छा, आप पूछ रहे हैं तो मैं बता रही हूँ कि आशीष एक अच्छा लड़का है। मैं उसके बारे में इतना तो नहीं जानती, लेकिन कल उससे मिलकर मैं यही जाना कि वो एक शांत और सुलझा हुआ लड़का है। तभी अंजलि की मोबाइल बजती है। उसकी मोबाइल पर आकाश का फोन होता है। वो तुरंत फोन उठाती है। हाँ हाँ, मैं आ जाऊंगी, तुम फोन रखो। ऐसे कहकर अंजलि फोन काट देती है। माँ, मैं अभी कॉलेज जा रही हूँ। वहाँ पर मेरी एक सहेली मेरी वेट कर रही है। हम एक ही प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं माँ। मुझे आज घर लौटने में शाम हो जाएगी, इसलिए आप टेंशन मत होना। बाय बाय माँ। ऐसे कहकर अंजलि कॉलेज चली जाती है। वहाँ पर वो अपनी प्रोजेक्ट का काम खत्म करती है। 5 बज गया है। प्रोजेक्ट के काम से समय का पता ही नहीं चला। आकाश मेरा पार्क में इंतजार कर रहा होगा। मुझे जल्दी से वहाँ पहुँचना होगा। ऐसे कहकर अंजलि आकाश से मिलने पार्क के लिए रवाना हो जाती है। वहाँ आकाश अंजलि की काफी समय से इंतजार कर रहा था। तब अंजलि वहाँ पहुँचती है। हाय आकाश। क्या हाय अंजलि, मैं तुम्हारा यहाँ 1 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ। तुम 5 बजे आने के लिए बोली थी, अब 6 बज चुकी है। सॉरी आकाश, नाराज मत हो। आज कॉलेज में प्रोजेक्ट का काम चल रहा था, इसलिए लेट हो गई। प्लीज सॉरी। अंजलि की बात सुनकर आकाश जोर जोर से हंसता है। हंस क्यों रहे हो तुम? अरे अंजलि, बुद्धू,
मैं तुमसे मजाक कर रही थी। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। तुम मजाक कर रहे थे और मुझे लगा कि तुम मुझ पर नाराज हो। और एक बात, तुम आज सुबह मुझे कॉल क्यों किए थे? तुम्हें पता है, मेरे पास माँ खड़ी थी। अगर उनको हमारी बारे में पता चलता तो वो क्या सोचती? इसलिए तो बोल रहा हूँ कि तुम अपनी माँ और भैया से हमारे रिश्ते के बारे में बोल दो। और मैं भी तुम्हें कितनी बार बोल चुकी हूँ कि सही समय आने पर मैं माँ और भैया से बात कर लूंगी, लेकिन तुम हो कि समझते नहीं हो। अच्छा ठीक है, छोड़ो इन बातों को, चलो बैठकर बातें करते हैं। तभी अंजलि की भाई विकी उन दोनों को देख लेता है। वो गुस्से में आकर उनके पास जाता है। अंजलि, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अंजलि अपनी भाई को देखकर डर जाती है। जी भैया, वो तुम्हें मैं पहले से ही बोला था कि तुम ऐसा कोई काम मत करना जिसमें हमारे खानदान की नाम बदनाम हो। अब चलो यहाँ से। विकी भैया, अब मेरी बात तो सुनिए। विकी गुस्से में आकर आकाश को एक मुक्का मारता है। आज के बाद अंजलि से मिलने की कभी जरूरत मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसे कहकर विकी अंजलि को खींचकर वहाँ से ले जाता है। आज के बाद तुम घर से अकेली कहीं मत जाना। अरे विक्की, क्या हुआ? तुम अंजलि को इस तरह क्यों बोल रहे हो? माँ, आप इसके लिए रिश्ता तय कर रहे हो और ये किसी और के साथ? छी छी, मुझे कहते हुए भी शर्म आ रहा है। साफ साफ बताओ विक्की, क्या हुआ है? माँ, ये आकाश के साथ अब बड़े मजे से घूम फिर रही है। कल सुबह छत पर भी ये दोनों बात करते हुए मैंने देखा था। मुझे लगा कि ये दोनों ऐसे ही बात कर रहे होंगे, लेकिन मैं गलत था। अंजलि, क्या विक्की जो कह रहा है वो सच में है? बोल बेटा, चुप क्यों हो? हाँ माँ, मैं आकाश से बहुत प्यार करती हूँ, वो भी मुझसे प्यार करता है और हम शादी करना चाहते हैं माँ। मैं आप दोनों को हमारे रिश्ते के बारे में सब कुछ सच सच बताने वाली थी। मैं सही समय का इंतजार कर रही थी माँ। आकाश करता क्या है जो तू उससे शादी करना चाहती है? देख अंजलि, तेरी शादी उससे होगी जिसे माँ पसंद की है, और माँ की पसंद आशीष है। आशीष? माँ, मैं आशीष से शादी नहीं कर सकती। मैं आकाश से प्यार करती हूँ माँ। मैं उसके बिना रह नहीं पाऊंगी माँ। भैया, आकाश बहुत अच्छा लड़का है। वो MBA फाइनल ईयर में पढ़ रहा है। पढ़ाई के बाद उसे अच्छी कंपनी में जॉब भी मिल जाएगी। मैं आकाश से शादी करके बहुत खुश रहूंगी भैया। सुन अंजलि, अगर तेरी शादी होगी तो आशीष के साथ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ, कल से तू मेरे साथ कॉलेज जाएगी और मेरे साथ वापस आएगी। माँ, आप जल्द से जल्द सुमित्रा आंटी से शादी की बात कर लो। ये शादी जितनी जल्दी होगी हमारे लिए और अंजलि के लिए अच्छा होगा। अब चलिए माँ यहाँ से। विक्की बेटा, अंजलि की उसके बिना मर्जी से शादी करवाना क्या ठीक होगा? माँ, हम ये सब अंजलि के भले के लिए ही कर रहे हैं, इसलिए आप सुमित्रा आंटी को फोन कीजिए। विकी की बात मानकर गायत्री सुमित्रा को फोन करती है। हेलो सुमित्रा। गायत्री, मैं तुम्हारा ही फोन का इंतजार कर रही थी। ऐसे क्या कहा अंजलि ने? वो शादी के लिए राजी है ना? हाँ सुमित्रा, अंजलि शादी के लिए हाँ बोली है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। आशीष सुनेगा तो वो भी बहुत खुश हो जाएगा। मैं आज ही पंडित जी से बात करके शादी की मुहूर्त निकालती हूँ। उसके बाद मैं तुम्हें कॉल करके बता दूंगी। अच्छा, तो मैं अब फोन रखती हूँ। बाय, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट। अंजलि की कॉल नहीं आया, क्या करूं? उसे फोन करूं या नहीं? अगर उसकी भाई आसपास में होगा तो नहीं, कल सुबह कल करना ठीक रहेगा। उसके अगले दिन आकाश अंजलि को फोन करता है। हेलो अंजलि, तुम कैसी हो? कल की वजह से घर में कोई तुम पर नाराज तो नहीं है ना? आकाश की बात सुनकर अंजलि रोने लगती है। अरे अंजलि, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? बताओ मुझे, क्या हुआ है? कुछ भी ठीक नहीं है आकाश। भैया कल की बात से बहुत गुस्से में है। वो मुझसे ठीक से बात नहीं कर रहे हैं। माँ ने मेरी शादी के लिए लड़का भी देख लिया है। भैया ने मुझे ये भी कहा है कि मैं तुमसे बात ना करूं, और तो और
मुझे कॉलेज भी भैया ही छोड़ने वाले हैं। अब मैं अब क्या करूं आकाश, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रही है। मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैं मर जाऊंगी लेकिन किसी और से शादी कभी नहीं करूंगी। तब विकी अंजलि की कमरे में आ जाता है। अंजलि, तुम किससे बात कर रही हो? भैया, वो मैं अपनी एक सहेली से बात कर रही थी। तब विकी ने उसकी हाथ से मोबाइल छीन के देखा। कितनी झूठ बोलोगी तुम अंजलि? मैं तुम्हें कहा था ना मेरे बहन से दूर रहना, उसके बावजूद तुम उससे फोन क्यों किए? भैया, मेरा बात तो सुनिए, मैं तुम्हारा कोई भी बात सुनना नहीं चाहता। ऐसे कहकर विकी फोन काट देता है और गुस्से में आकर अंजलि को एक चाटा मारता है। भैया, मैं आपकी बहन हूँ, आपको मुझ पर पूरा हक है मुझ पर हाथ उठाने का, लेकिन मेरी जिंदगी के बारे में फैसला करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। फिर भी अगर आप और माँ चाहते हो कि मैं आशीष से शादी कर लूं, तो मैं आपकी खुशी के लिए खुशी खुशी आशीष से शादी कर लूंगी। लेकिन शादी में मैं विदा नहीं होंगी, विदा होगी मेरी लाश, क्योंकि मैं आकाश को धोखा देकर कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। प्यार किसी से और शादी किसी और से, ये मैं झेल नहीं पाऊंगी भैया। मैं अपनी फैसला आपको सुना चुकी हूँ, अब आपको फैसला करना है। अंजलि की बात सुनकर विकी उसे कुछ कह नहीं पाता है और चुपचाप कमरे से चला जाता है। अंजलि की बात सुनकर विकी सोच में पड़ जाता है। उसकी कानों में सिर्फ अंजलि की कही बातें गूंज रहा था। क्या मैंने अंजलि को चांटा मारकर कुछ गलत तो नहीं किया? उसकी बिना मर्जी के आशीष के साथ शादी करवाना क्या ठीक होगा? अंजलि सही बोल रही थी, प्यार किसी से और शादी किसी और से, ये ठीक नहीं है। ऐसे करने से अंजलि के साथ साथ आशीष और आकाश का भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। तीनों में से कोई भी खुश नहीं रह पाएगा। कहीं आशीष के साथ शादी करने से अंजलि कोई गलत कदम ना उठा ले। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ऐसे सोचकर विकी उसकी माँ गायत्री के कमरे में जाता है। तब गायत्री सुमित्रा से बात कर रही थी। ठीक है सुमित्रा, मैं ये बात विकी और अंजलि को बता दूंगी। चलो अब मैं फोन रखती हूँ, बाय। माँ, आप अंजलि और मुझे क्या बताने वाले हो? कि सुमित्रा ने पंडित जी से अंजलि और आशीष की शादी के मुहूर्त निकलाया है और शादी की शुभ मुहूर्त इस महीने की 20 तारीख को निकला है। यही बात तुम्हें और अंजलि को बताने के लिए सुमित्रा कह रही थी। तुम्हें तो बता दिया, लेकिन अंजलि को कैसे बताऊं, कुछ समझ में नहीं आ रही है। कहीं अंजलि शादी की बात सुनकर और भी दुखी ना हो जाए। माँ, अंजलि को शादी की मुहूर्त के बारे में बताने की अब कोई जरूरत नहीं है। क्या क्या मतलब है इसका? क्यों जरूरत नहीं है? शादी तो उसी को ही करनी होगी ना बेटा, तो हम उसे बिना बताए कैसे उसकी शादी करवा सकते हैं? माँ, अंजलि की शादी आशीष के साथ अब नहीं होगा। आप सुमित्रा आंटी को इसके रिश्ते के लिए मना कर दो। हम अंजलि के साथ बहुत गलत बर्ताव कर रहे हैं माँ, जो ठीक नहीं है। अंजलि की शादी उससे होगी जिससे वो प्यार करती है, यानी आकाश के साथ। मेरी बहन को हमेशा खुश देखना चाहता हूँ माँ, इसलिए उसकी शादी आकाश से ही होगी। तू सच कह रहा है बेटा? हाँ माँ, आप जल्दी से सुमित्रा आंटी को फोन करके मना कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो शादी की तैयारी कर ले। उसके पहले हमें उन्हें सब कुछ सच सच बताना होगा माँ। आप अभी उन्हें फोन कीजिए। तू ठीक कह रहा है बेटा, मैं अभी सुमित्रा को फोन लगाती हूँ। उसके बाद गायत्री सुमित्रा को फोन लगाती है। हेलो सुमित्रा। हाँ गायत्री, बोल, कैसे फोन किया? सुमित्रा, मुझे तुम्हें कुछ बतानी है, लेकिन कैसे कहूँ, कुछ समझ में नहीं आ रही है। अरे गायत्री, मैं तुम्हारी बचपन की दोस्त हूँ और ऊपर से हम अब समधन भी बनने वाले हैं। मुझसे बात कहने में कैसी हिचकिचाहट? बोल, क्या बात कहना चाहती है? सुमित्रा, दरअसल बात यह है कि अंजलि और आशीष की शादी नहीं हो सकती। क्यों मजाक कर रही है गायत्री? मुझे पता है तू मेरे साथ हमेशा मजाक करती रहती है, लेकिन आज ये मजाक नहीं चलेगा। मैं तुझे बता रही हूँ।
मैं मजाक नहीं कर रही हूँ सुमित्रा, ये बात सच है। अंजलि किसी और से प्यार करती है, उसका नाम आकाश है। अगर हम अंजलि की बिना मर्जी से आशीष के साथ शादी करवा देते हैं तो कोई भी खुश नहीं रह पाएगा सुमित्रा। मेरी बेटी की जिंदगी के साथ साथ तुम्हारा बेटा आशीष का भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। अब तू ही बता, मैं सब जानकर कैसे अंजलि की शादी आशीष के साथ करवा सकती हूँ। मैं एक माँ हूँ, मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरी बेटी दुखी हो, इसलिए शादी अब नहीं होगी। मुझे तू माफ कर दे सुमित्रा, प्लीज तू मुझे माफ कर दे। ये बात सुनकर सुमित्रा थोड़ी सी दुखी होती है। फिर वो कहती है, गायत्री, तू मुझसे माफी क्यों मांग रही है? ये अच्छा हुआ कि तू मुझे शादी होने से पहले सब कुछ बोल दी। अंजलि को मेरी घर की बहू बनाने की ख्वाब तो मेरा अधूरा रह गया, लेकिन अंजलि की शादी अगर उसकी मनपसंद लड़के से होगी तो मुझसे ज्यादा खुशी और कोई नहीं होगी। तू चिंता मत कर, हम समधन ना बन पाए लेकिन दोस्त तो हमेशा रहेंगे ना। तुम बहुत अच्छी हो सुमित्रा, तुमने मेरा सारा बोझ हल्का कर दिया। ठीक है, अब मैं फोन रखती हूँ। क्या हुआ माँ, आप थोड़ी उदास लग रही हो? कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही। उसके बाद सुमित्रा आशीष को सारी बात बताती है। कोई बात नहीं माँ, अंजलि मेरी किस्मत में ही नहीं है, ये सोचकर आप उसे भूल जाओ। और रही बात मेरी, अंजलि मेरी पत्नी ना बन पाए लेकिन वो मेरी दोस्त तो है। मुझे बहुत खुशी होगी अगर उसे उसका प्यार मिल जाएगा। अच्छा माँ, अब आप स्माइल कर दीजिए प्लीज। आशीष की बात सुनकर सुमित्रा मुस्कुरा देती है और अपने बेटे को गले लगा देती है। उधर विकी और गायत्री अंजलि की कमरे में जाते हैं। तब अंजलि आकाश को याद करके रो रही थी। अंजलि, ये क्या हो रहा है? माँ, भैया, आप दोनों यहाँ? ये ले तेरी मोबाइल जो मैंने तुमसे छीन लिया था। अब तू आकाश को फोन कर और उसे बता कि मैं और माँ शादी की बात करने उसके घर जल्द से जल्द जाना चाहते हैं। शादी की बात? हाँ, तुम्हारी और आकाश की शादी की बात करने। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं भैया? मुझे माफ कर दे अंजलि, मैं गुस्से में आकर तुझ पर हाथ उठाया। तुझे न जाने गुस्से में आकर क्या कुछ बोल दिया, इसलिए तू मुझे माफ कर दे। अब मुझे तुम्हारी और आकाश के रिश्ते में कोई एतराज नहीं है। मैं तुम्हारी खुशी चाहता हूँ अंजलि। तू अब आकाश से बात भी कर सकती है और उससे भी मिल सकती है। हाँ बेटा, विकी सही कह रहा है। अब तू उसे फोन करके एक खुशखबर बता दे, वरना वो बेचारा परेशान हो रहा होगा। ऐसे कहकर गायत्री और विकी वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही अंजलि आकाश को फोन करती है। अंजलि की फोन इस वक्त? हेलो अंजलि। आकाश, तुम्हें एक खुश खबर देना है। माँ और भैया हमारी रिश्ते को हाँ कर दिए हैं। वो जल्द से जल्द हमारी शादी के बारे में बात करने तुम्हारे घर जाएंगे। अरे, ये तो बहुत खुशी की बात है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम्हारे भैया इतना जल्दी हमारा शादी के लिए मान जाएंगे। हाँ, जब वो मुझे बोले तब मुझे यकीन नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने मुझे माफी मांगी, तब जाकर मुझे यकीन हुआ। अच्छा सुनो, कल सुबह 9 बजे तुम मुझे मिलने गणपति बप्पा के मंदिर आ सकते हो क्या? ठीक है, मैं आ जाऊंगा। हेलो रंजीत, तुम्हारे लिए एक काम है। कौन हो तुम और क्या चाहते हो मुझसे? मैं कौन हूँ तुम्हारा जानने का कोई जरूरत नहीं है। काम की बात सुनो, तुम्हें किसी को मारना है। मैं मारने के लिए पहले पैसा लेता हूँ और बाद में काम करता हूँ। पैसे तुम्हें मिल जाएंगे अभी और इस वक्त। तुम जरा तुम्हारा बैंक अकाउंट चेक करो। तुम्हारे अकाउंट में 30 लाख रुपया आ चुके होंगे और बाकी की 30 लाख काम होने के बाद। और हाँ, अगर इतना कम पड़ जाए तो बता देना और भेज दूंगा, लेकिन काम होनी चाहिए। नहीं, इतने में ही काम हो जाएगा, लेकिन किसको टपकाना है? उसका नाम आकाश है। मैं तुम्हें उसका फोटो मोबाइल पर भेज दूंगा, लेकिन काम हो जानी चाहिए। तुम जो भी हो फिक्र मत करो। रंजीत जब किसी काम हाथ को लेता है वो उसे पूरा करके ही लेता है। और एक बात, आकाश की मौत एक मर्डर जैसा नहीं होना चाहिए। उसका मौत एक एक्सीडेंट जैसा होना चाहिए, ताकि किसी को तुम पर या मुझ पर शक ना हो पाए।
ठीक है, काम हो जाएगा। आप फिक्र मत करो, आप बस उसका फोटो मुझे सेंड कर दो। उसके अगले दिन आकाश अंजलि को मिलने मंदिर जाता है। वहाँ पार्किंग एरिया में उसकी गाड़ी को पार्क करके अंजलि के पास जाता है। वहाँ पर दोनों बप्पा की दर्शन करते हैं। थैंक यू गणपति बप्पा, आपके आशीर्वाद से माँ और भैया ने मेरी और आकाश के रिश्ते को मंजूरी दे दिए। ऐसे ही आपकी कृपा हम पर बनाए रखना भगवान, और मेरी आकाश की हमेशा रक्षा करना बप्पा। उस पर अपना कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखना और उसे हमेशा खुश रखना बप्पा, हमेशा खुश रखना। मेरी अंजलि को हमेशा खुश रखना बप्पा, और उसकी हर मनोकामना पूरी करना। तब रंजीत आकर आकाश की गाड़ी का ब्रेक निकाल देता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। दर्शन करने के बाद वो दोनों मंदिर से बाहर आते हैं। आकाश, आज तुम्हारे साथ बप्पा की दर्शन करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे भी अच्छा लगा अंजलि। चलो एक काम करते हैं, हम दोनों अभी लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। उसके बाद हम शॉपिंग करने चलेंगे और होटल में लंच करके तुम्हें मैं घर छोड़ दूंगा। क्या कहती हो? प्लान तो तुम्हारा एकदम सही है, चलो चलते हैं। उसके बाद आकाश और अंजलि बाइक में लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में आकाश जब ब्रेक मारता है तब उसकी गाड़ी में ब्रेक नहीं लगता। आकाश डर जाता है। आकाश, ये क्या कर रहे हो? आज इतनी जोर से बाइक क्यों चला रहे हो? बाइक थोड़ी सी स्लो चलाओ, मुझे डर लग रही है। अंजलि, मुझे लग रहा है कि बाइक की ब्रेक फेल हो गई है। क्या? अब क्या होगा आकाश? मुझे बहुत डर लग रही है। पता नहीं अंजलि, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ब्रेक फेल कैसे हुआ। सुबह तो गाड़ी ठीक ठाक था। चाहे कुछ भी हो जाए अंजलि, हम दोनों साथ साथ रहेंगे। तभी आकाश का बाइक के ऊपर से नियंत्रण खो जाता है और गाड़ी एक पेड़ से जोर से टकराता है और वो दोनों गाड़ी से नीचे गिरकर बेहोश हो जाते हैं। आकाश हॉस्पिटल में होता है। अचानक से उसे होश आता है और उसे होश आने के बाद उसे अंजलि की याद आती है। अंजलि! आकाश, तुझे होश आ गया बेटा। भगवान का लाख लाख शुक्रिया, पूरे 2 दिन के बाद तुझे होश आया है बेटा। माँ, अंजलि कैसी है? अंजलि ठीक है बेटा। माँ, मुझे उसे देखना है। कहाँ है वो? मुझे उसके पास ले जाइए ना माँ, मुझे उसकी चिंता हो रहा है। आकाश, अंजलि यहाँ पर नहीं है बेटा। उसे कल ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। वो अब घर पे है। वो ठीक तो है ना माँ? हाँ, वो ठीक है। थैंक्स गॉड, आपने मेरी अंजलि को सही सलामत रखा। माँ, मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद सीधा अंजलि से मिलने उसके घर जाऊंगा। आप और बाबा भी चलना मेरे साथ। वो आप दोनों से मिलकर बहुत खुश हो जाएगी। हाँ बेटा, हम जरूर चलेंगे। अब तू आराम कर, मैं अभी आती हूँ। उसके बाद आकाश की माँ रूम से बाहर आती है और जोर जोर से रोने लगती है। आकाश की माँ, अगर तुम इस तरह हिम्मत हार जाओगी तो आकाश को कौन संभालेगा? मैं अब क्या करूँ? कैसे आकाश को बताऊं कि उसकी अंजलि अब इस दुनिया में नहीं रही। वो हम सबको छोड़कर जा चुकी है। वो अब कभी नहीं लौटेगी। जब उसे अंजलि के बारे में पता चलेगा तो क्या होगा आकाश के बाबूजी? मेरे बेटे के साथ ये सब क्यों हुआ? वो किसी का क्या बिगाड़ा था कि जिस लड़की को वो दिलो जान से ज्यादा प्यार करता था, भगवान उसे ही छीन लिए। अपने आप को संभालो आकाश की माँ, तुम्हें आकाश का हिम्मत बनाना होगा। तुम अगर ऐसे टूट जाओगी तो उसे कौन संभालेगा? अपनी आंसू को पोंछो और आकाश के पास कमरे में चलो, वरना उसे शक हो जाएगा। उसके अगले दिन आकाश अंजलि की मोबाइल पर कॉल करता है, लेकिन अंजलि की मोबाइल पर कॉल नहीं लगता है। माँ, अंजलि की मोबाइल क्यों नहीं लग रही है? मैं सुबह से कितनी बार कॉल कर चुका हूँ, लेकिन उसकी फोन नहीं लग रहा है। बेटा, विक्की बोल रहा था कि एक्सीडेंट में अंजलि का फोन टूट गया है, शायद इसलिए फोन नहीं लग रहा होगा। हाँ माँ, ऐसा ही हुआ होगा।
अंजलि मुझे उसकी माँ की नंबर भी दी थी, लेकिन मुझे वो नंबर याद नहीं आ रहा है। तू चिंता मत कर, अब कुछ ही दिनों की तो बात है। तू यहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद उससे मिल लेना। ठीक है माँ। उस दिन रात को अंजलि आकाश के सपने में आती है। आकाश, आकाश, मैं अंजलि, अपना ख्याल रखना। मैं तुमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर जा रही हूँ आकाश। इतने में आकाश की आंख खुल जाता है। वो डर जाता है। कितना बुरा सपना देखा मैंने अंजलि के बारे में। मुझे कल किसी भी तरह अंजलि से बात करना होगा। उसकी अगले दिन आकाश रूम की बाहर खड़ा था। तभी उसने विकी को डॉक्टर से बात करता हुआ देखा। विकी को देखकर आकाश जोर जोर से उसे आवाज लगाया, लेकिन विकी को कुछ सुनाई नहीं दिया। वो वहां से चला गया। आकाश दौड़ के उसके पीछे भागा, लेकिन विकी जा चुका था। विकी भैया मुझसे बिना मिले कैसे चले गए? मुझे कम से कम मिलकर अंजलि के बारे में पता कर तो जाते। अरे ये तो वही है ना जिसका एक्सीडेंट 4-5 दिन पहले हुआ था। हाँ यार, ये वही है। उसकी साथ एक लड़की भी थी ना, उसका क्या हुआ? अरे वो लड़की हॉस्पिटल में ही अपनी दम तोड़ दी। जोर से एक्सीडेंट जो हुआ था उसका, डॉक्टर बोल रहे थे कि उसकी ब्रेन में ब्लड क्लॉट हो गया था। डॉक्टर उसे बचा नहीं पाए। उसकी भाई तो अभी आया था उसकी बहन की डेथ सर्टिफिकेट लेने। बहुत बुरा हुआ उसके साथ। ये सब सुनकर आकाश की पैरों तले की जमीन खिसक जाता है। वो उनके पास आकर बोलता है, क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? किसी के बारे में ऐसे मौत की झूठी अफवाह फैलाना क्या ठीक है? मैं चाहूँ तो तुम दोनों को अभी पुलिस के हवाले कर सकता हूँ। मेरी अंजलि जिंदा है और तुम दोनों उसकी मरा हुआ बोल रहे हो। देखिए सर, आप हमें गलत मत समझना। आपको शायद सच्चाई पता नहीं होगा। ये बात सच है, वो लड़की मर चुकी है। आप चाहे तो डॉक्टर से पूछ सकते हैं या तो फिर उनके घर वालों से बात कर सकते हैं। उन दोनों के बात सुनकर आकाश को कुछ समझ नहीं आया। उसका दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा था। वो तुरंत अंजलि के घर जाता है। अंजलि, अंजलि, कहाँ हो तुम? तभी अंजलि की माँ गायत्री आती है। आंटी, अंजलि कहाँ है? बताइए आंटी, आप चुप क्यों हो? अंजलि अब इस दुनिया में नहीं रही आकाश। वो हम सबको छोड़कर चली गई है, हमेशा हमेशा के लिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अंजलि मुझे अकेले छोड़कर नहीं जा सकती आंटी। अंजलि, अपने आप को संभालो आकाश। अंजलि हमेशा यही चाहती थी कि तुम खुश रहो, इसलिए तुम्हें अपने आप को संभालना होगा बेटा। तब आकाश का माँ और बाबूजी आकर उसे वहाँ से ले जाते हैं। आकाश की बाबूजी, अंजलि को जाते हुए 1 महीना हो चुका है, लेकिन आकाश अब भी उसकी यादों में जी रहा है। ना वो ठीक से कुछ खाता है, ना हमसे ज्यादा बात करता है। अंदर ही अंदर से टूट चुका है मेरा बेटा। मुझे उसकी हालत अब देखी नहीं जाती उसकी हालत अब मुझे। आकाश की माँ, तुम चिंता मत करो, सब कुछ समय के ऊपर छोड़ दो। समय सब कुछ ठीक करेगा। तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई अंजलि? तुमने मुझसे वादा किया था ना कि मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी, तो क्यों चली गई? तुमको मेरे लिए वापस आना पड़ेगा अंजलि। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। प्लीज वापस आ जाओ अंजलि, प्लीज आ जाओ। उसके बाद आकाश गणपति बप्पा के मंदिर जाता है। बप्पा, आपने ऐसा क्यों किया? अंजलि और मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो आपने उसको इस दुनिया से ही छीन लिया? मुझसे मेरे प्यार को अलग कर दिया। वो तो आपकी दिन रात पूजा करती थी, आपके ऊपर कितनी विश्वास करती थी, लेकिन आपने बदले में उसको ही अपने पास बुला लिया और मेरे और अंजलि के प्यार को अधूरा कर दिया। आपने ऐसा क्यों किया बप्पा? क्यों किया आपने ऐसा? मुझे मेरी अंजलि लौटा दो बप्पा, प्लीज मुझे मेरी अंजलि लौटा दीजिए। बेटा, जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है उसमें भगवान की ही मर्जी होती है, उसमें ही सबकी भलाई छुपी होती है बेटा।
तुम्हें तो अंजलि बेटिया की आत्मा को शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करनी है, ना कि इस तरह रो के उसकी आत्मा को और भी दुखी करना है। जाओ बेटा, अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर लो। जाओ, भगवान तुम्हारा भला करे। आकाश, कुछ खा ले बेटा। नहीं माँ, भूख नहीं है। क्या भूख नहीं है? एक ऐसी हालत बना कर रखा है तू अपना। जब से अंजलि गई है तेरी किसी भी काम में मन नहीं लगता। ना तू ठीक से खाता है, ना तू ठीक से सोता है, ना हमसे बातें करता है। मुझे तेरी ये हालत अब देखी नहीं जाती बेटा। मेरा ना सही, अपनी बाबूजी के बारे में तो सोच। वो अक्सर बीमार रहते हैं, ऊपर से तेरी ऐसी हालत देखकर उन्हें बहुत दुख होता है बेटा। मैं क्या करूं माँ, मैं अंजलि को भुला नहीं पा रहा हूँ। आंखें बंद करता हूँ तो उसका चेहरा सामने आता है, और आंखें खोलता हूँ तो उसको अपनी आंखों के सामने देखना चाहता हूँ। मैं क्या करूं माँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे अंजलि चाहिए माँ। आकाश, जो गया वो कभी वापस नहीं आ सकता, और अंजलि भी नहीं आ सकती। उसकी आत्मा एक नई जन्म ले चुकी होगी, या तो फिर लेने वाली होगी। उसका तेरे साथ अब कोई मतलब नहीं है बेटा। वो जहां कहीं भी होगी खुश होगी। इसलिए तुझे अब अंजलि को भुलाकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना होगा आकाश। इसमें तेरी भलाई होगी। मैं यहाँ खाना रख कर जा रही हूँ, तू अगर खा लेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। माँ, जब मैं इतनी दुखी हूँ तो मेरी अंजलि खुश कैसे रहती होगी? अंजलि को मेरे लिए फिर से इस दुनिया में आना होगा। वो इस तरह हमारे प्यार को अधूरा रखकर नहीं जा सकती। उसे मेरे लिए आना पड़ेगा, उसे मेरे लिए पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। ऐसे सोचकर आकाश उस दिन रात को प्लानचित करके अंजलि की आत्मा को बुलाता है। अंजलि, तुम जहाँ कहीं भी हो मुझे सुन सकती हो ना? प्लीज अंजलि, मेरे सामने आओ, मुझे तुमसे बात करना है। प्लीज आओ। उसकी कुछ समय के बाद अंजलि की आत्मा आकाश की सामने आती है। आकाश, तुमने मुझे क्यों बुलाया? आकाश अंजलि को अपने सामने देखकर एक पल के लिए खुश हो जाता है। फिर वो पूछता है, अंजलि, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मुझे भी अपने पास बुला लो अंजलि, मैं तुम्हारे बिना अब नहीं जी सकता। आकाश, तुम्हें जीना पड़ेगा। मेरी आयु समाप्त हो चुकी थी, इसलिए मुझे मौत आई। लेकिन तुम्हारी आयु अब भी बाकी है, इसलिए तुम्हें जीना होगा। प्लीज आकाश, तुम मुझे भुलाकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है। इस तरह मेरी ख्यालों में खोकर अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। मैं जानना चाहता हूँ अंजलि कि तुम अपनी दुनिया में क्या खुश हो? हाँ, मैं खुश हूँ। नहीं, तुम खुश नहीं हो। अगर मैं यहाँ दुखी हूँ तो तुम कैसे खुश हो सकती हो? अंजलि, तुम्हें मेरे लिए इस दुनिया में वापस आना होगा। तुम्हें यहाँ दोबारा जन्म लेना होगा अंजलि। प्लीज मेरे लिए आ जाओ अंजलि। आकाश, ये मुमकिन नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो वो प्रकृति का खिलाफ होगा, जो ठीक नहीं होगा। मैं कुछ नहीं जानता अंजलि, तुम्हें किसी भी तरह मेरे लिए फिर से आना होगा, वरना मैं आज जिंदा नहीं रहूंगा। वादा करो मुझसे अंजलि कि तुम आओगी। वादा करो मुझसे। ठीक है आकाश, मैं वादा करती हूँ। मैं तुम्हारे लिए और सिर्फ तुम्हारे लिए ही फिर से जन्म लूंगी। लेकिन याद रहे, तुम्हें भी मेरे इंतजार करना पड़ेगा। तुम मेरे अलावा किसी और से कभी शादी नहीं करोगे। वादा करो मुझसे आकाश। हाँ, मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए इंतजार करूंगा। किसी और से शादी कभी नहीं करूंगा। लेकिन तुम कब जन्म लोगी और कहाँ? मैं आज से 11 महीने के बाद 21 नवंबर को बनारस में जन्म लूंगी। मैं जिस घर में जन्म लूंगी उस घर के सामने गुलाब की बहुत सारे फूल खिले होंगे। उसकी खुशबू से तुम्हें मुझे पहचानना होगा। याद रहे आकाश, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही फिर से इस धरती में जन्म लूंगी। मुझे अब जाना होगा आकाश, मुझे फिर से बुलाना मत। आज से मेरी नई जन्म की यात्रा शुरू होने वाली है। अपना ख्याल रखना। इतना कहकर अंजलि की आत्मा वहाँ से चली जाती है। अंजलि जाने के बाद आकाश का खुशी का ठिकाना नहीं रहता है।
वो खुशी से झूमता है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरी अंजलि मेरे लिए वापस आ रही है। कितनी खुशी की बात है। मैं अपनी अंजलि की बचपन देखूंगा। मैं वादा करता हूँ अंजलि, जब तुम जन्म लेगी तब से लेकर हमारी आखिरी सांस तक मैं तुम्हारे साथ साथ रहूंगा और तुम्हारा ख्याल रखूंगा। इस बार तुम्हें मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता। उसके अगले दिन आकाश अपनी माँ और बाबूजी के पास आकर बोलता है, माँ, बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे वजह से आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा, इसलिए मुझे आप माफ कर दीजिए। मैं आज जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। मुझे आप दोनों की आशीर्वाद चाहिए। बेटा, हम दोनों के आशीर्वाद तेरे साथ हमेशा है। भगवान करे तेरी हर मनोकामना पूरी हो। चल, मैं तुझे नाश्ता दे देती हूँ। तू नाश्ता करके इंटरव्यू के लिए चले जाना। उसके बाद आकाश नाश्ता करके अपनी माँ बाबूजी का आशीर्वाद लेकर इंटरव्यू के लिए चला जाता है। कितने दिनों के बाद मेरा बेटा इतना खुश नजर आ रहा है। भगवान करे उसकी खुशी को किसी की नजर ना लगे। मैं तुम्हें कहा था ना आकाश की माँ, समय सब कुछ ठीक करेगा। देखो, ऐसा ही हुआ। हमारी आकाश अब अंजलि की याद से बाहर आकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने जा रहा है। अब तुम आकाश का फिक्र मत करो। अब जो भी होगा उसके लिए अच्छा ही होगा। उधर आकाश इंटरव्यू में सक्सेस हो जाता है। उसे एक बड़ी कंपनी में जॉब मिल जाता है। वहाँ से वो सीधा पार्क जाता है, जहाँ वो और अंजलि अक्सर मिला करते थे। अंजलि, मुझे जॉब मिल गया है। मैं जानता हूँ तुम जहाँ कहीं भी हो मेरे कामयाबी पर खुशी होगी। अब बस मुझे तुम्हारा जन्म लेने का ही इंतजार है। आकाश घर आकर कैलेंडर और उसकी नोटबुक में 21 नवंबर को मार्क करता है। देखते ही देखते 10 महीने गुजर जाते हैं। आकाश अपना ऑफिस, घर सब ठीक से संभाल रहा था और साथ ही साथ अंजलि जन्म होने का तारीख को बेसब्री से इंतजार करके खुश हो रहा था। आकाश के बाबूजी, आकाश अब अंजलि की यादों को भुलाकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है। इसलिए मैं चाहती थी कि कोई अच्छा सा एक लड़की देखकर उसका शादी करवा देते हैं। इस बारे में आपका क्या राय है? तुम सही बोल रही हो। मैं भी चाहता हूँ कि आकाश की शादी हो जाए, सबकी तरह उसका भी घर संसार बन जाए। तुम शादी के लिए आकाश से बात करो। अगर उसका हाँ होगा तब जाकर हम उसके लिए लड़की देखेंगे। आप ठीक कह रहे हो। मैं आज ही आकाश से शादी के बारे में बात करूंगी। आकाश, तू बिजी है क्या बेटा? नहीं माँ, मैं बिजी नहीं हूँ। वो बस थोड़ा सा ऑफिस का काम रह गया था, उसको बस कर रहा था। कुछ काम था क्या आपको? हाँ, तुमसे कुछ बात करनी थी। अच्छा बोलिए, क्या काम था? आकाश, मैं और तुम्हारी बाबूजी चाहते थे कि तेरी शादी हो जाए। अगर तू हाँ कहेगा तो हम तेरे लिए लड़की देखना शुरू कर देंगे। शादी की बात सुनकर आकाश चिंता में पड़ जाता है। ओह नो, माँ शादी की बात कर रही है। मैं शादी किसी और से कैसे कर सकता हूँ? मेरी अंजलि मेरे लिए वापस आ रही है। अगर मैं माँ को अंजलि के वापस आने के बारे में बोलूंगा तो माँ क्या सोचेगी? वो मुझ पर विश्वास नहीं करेगी। मुझे माँ को और कुछ बहाना करना होगा। आकाश, क्या सोच रहा है बेटा? तू शादी करने के लिए राजी है या नहीं? माँ, मैं अभी शादी नहीं कर सकता। मुझे अगले हफ्ते ऑफिस के काम के सिलसिले में बनारस जाना होगा। वहाँ पर मैं कुछ महीने रहूंगा। जब मैं वापस आऊंगा आपके लिए एक सरप्राइज भी लेकर आऊंगा। माँ प्लीज, मुझे अब शादी के लिए फोर्स मत कीजिए। एक बार मैं बनारस से वापस आ जाऊं, फिर आप सब समझ जाओगी कि मैं क्यों शादी के लिए मना कर रहा था। अच्छा ठीक है बेटा, जैसे तेरे मर्जी। तेरी खुशी में ही हमारी खुशी है। अब जब तू कहेगा तब जाकर हम लड़की देखेंगे। ऐसे कहकर गायत्री वहाँ से चली जाती है। उसके एक हफ्ते बाद आकाश बनारस के लिए निकल पड़ता है। वो वहाँ पर एक होटल में रुकता है। अब सिर्फ 2 दिन रह गया है। मुझे जल्दी से वो घर ढूंढना होगा जहाँ अंजलि जन्म लेगी। उसके अगले दिन आकाश घर ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वो हर एक घर देखता है, लेकिन उसको गुलाब का पौधा कहीं नजर नहीं आता। वो दुखी होकर वहाँ एक गार्डन में बैठ जाता है।
अंजलि, तुमने कहा था कि तुम जिस घर में जन्म लोगी उस घर के सामने ढेर सारे गुलाब का पौधा होगा और गुलाब की खुशबू में मैं तुम्हें पहचान जाऊंगा। लेकिन यहाँ तो मुझे किसी के घर के सामने गुलाब का पौधा नजर नहीं आ रहा है। मैं अब क्या करूँ अंजलि? कैसे पता लगाऊं कि वो घर कहाँ पर है? तब अचानक से आकाश को गुलाब की खुशबू आने लगता है। ये गुलाब की खुशबू कहाँ से आ रहा है? मुझे जाकर देखना पड़ेगा। उसके बाद आकाश उस गुलाब की खुशबू की तरफ जाता है। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक घर दिखाई देता है जिसके सामने ढेर सारे गुलाब का पौधा लगाया गया था और उस गुलाबों की खुशबू चारों तरफ महकती जा रही थी। ये सब देखकर आकाश का खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अंजलि, मुझे वो घर मिल गया है जहाँ तुम कल जन्म लेने वाली हो। उसके बाद आकाश उस घर की तरफ जाता है और दरवाजे की घंटी बजाता है। वहाँ से एक कपल बाहर आते हैं जिनका उम्र 50 साल से भी ज्यादा होगा। बेटा, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो? अंकल, आंटी, नमस्ते। मैं आकाश। मैं जानना चाहता था कि आपके यहाँ किसी को बच्चा होने वाला है क्या? ये बात सुनकर दोनों जोर जोर से हंसते हैं। क्या मजाक कर रहा है बेटा? हम दोनों को देखकर तुम्हें लगता है कि हमारा बच्चा होगा? अरे नहीं आंटी, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा मतलब था कि घर में कोई और है क्या जिसको बच्चा होने वाला हो? जैसे कि आपके घर में आपकी बहू या बेटी या तो फिर कोई नौकरानी जिससे बच्चा होने वाला हो। देखो बेटा, इस घर में हम दोनों अकेले रहते हैं। यहाँ हमारे साथ कोई नहीं रहता। पूरे 5 साल से हम यहाँ अकेले रहते हैं। हाँ, हमारे घर में एक नौकरानी काम करती है, लेकिन उसका कोई बच्चा होने वाला नहीं है। वो अभी यहाँ है, तुम उसे पूछ सकते हो। अनु बेटा, यहाँ आओ। ये अनु है, ये हमारे घर में काम करती है। लेकिन बेटा, तुम हमें ये सब क्यों पूछ रहे हो? अंकल, मुझे जानकारी मिला था कि यहाँ बच्चा पैदा होने वाला है। मैं हॉस्पिटल से आया हूँ। मुझे ये जानना बहुत जरूरी है कि इस घर में कोई बच्चा जन्म लेने वाला है या नहीं। अंकल, आपका कोई रिश्तेदार है क्या जो आज यहाँ आने वाला हो? देखो बेटा, पिछले 5 सालों से हम दोनों यहाँ अकेले रहते आ रहे हैं और इन 5 सालों में हमें यहाँ कोई मिलने अभी तक नहीं आया है, तो कोई अभी कैसे आ जाएंगे? और तुम हमें ये सब क्यों पूछ रहे हो? मुझे तो तुम पर शक हो रहा है। तुम अब जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस को फोन करूंगा। जाओ यहाँ से। उसके बाद आकाश वहाँ से चला आता है। मुझे उम्मीद हारना नहीं चाहिए। एक दिन और बाकी है। मुझे यहाँ कल तक इंतजार करना पड़ेगा। ऐसे सोचकर आकाश उस घर की बाहर बैठा रहा। कुछ समय के बाद रात हो गई। फिर भी आकाश वहाँ पर अंजलि की आने की इंतजार में बैठा रहा। फिर अगले दिन। अरे, तुम अभी तक यहाँ पर हो, गए नहीं? देखो बेटा, मैं तुम्हें कल भी बोल चुका हूँ और आज भी फिर से बोल रहा हूँ कि हमारे घर में आज किसी को भी बच्चा नहीं होगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें ये सब की जानकारी क्यों चाहिए। अंकल, ये सब अगर इतना जरूरी नहीं होता तो मैं कल से यहाँ बाहर ठंड में बैठा नहीं होता। मैं आपको अगर सब कुछ सच सच बता दूंगा तो आपको यकीन नहीं होगा। बस आप ये समझ लीजिए कि ये मेरा जिंदगी का सवाल है। अंकल, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज मुझे यहाँ शाम तक रहने की अनुमति दीजिए। अगर शाम तक मुझे कुछ सुराग नहीं मिला तो मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा। प्लीज अंकल। ठीक है, तुम शाम तक यहाँ रुक सकती हो, लेकिन उसके बाद तुम यहाँ से चले जाओगे, वरना मैं पुलिस बुलाऊंगा। उसके बाद आकाश वहाँ पर फिर से बैठा रहा। सुबह से शाम हो गई, लेकिन उस घर में कोई बच्चा जन्म नहीं हुआ। आकाश का उम्मीद अब टूट रहा था। रात होने पर वो दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। वो वहाँ से नदी के किनारे जाता है और जोर जोर से रोता है। अंजलि, तुमने मुझे वादा किया था कि तुम मेरे लिए आज फिर से जन्म लोगी। हमारी अधूरा प्यार को पूरा करने तुम वापस आओगी, लेकिन तुम नहीं आई। तुम मुझे धोखा दिया अंजलि। तुमने अपने वादा पूरा नहीं किया। तुमने मेरे सारे उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया। तुमने ऐसा क्यों किया अंजलि? क्यों किया? माँ सच बोल रही थी, जो एक बार यहाँ से चली जाती है वो वापस कभी नहीं आते।
तुम भी कभी वापस नहीं आओगी। लेकिन मैं तुम्हारे बिना यहाँ अकेले क्या करूँगा? मुझे मर जाना ही होगा। ऐसे कहकर आकाश नदी में कूदने के लिए जा रहा था। तभी उसकी माँ का कॉल आता है। आकाश तुरंत अपनी माँ की फोन उठाता है। हेलो माँ। आकाश बेटा, तू कैसा है? ठीक तो है ना? मैं कल से तुझे फोन लगा रही हूँ, लेकिन तेरा फोन लग ही नहीं रहा था और तुमने भी मुझे कॉल नहीं किया था, तो तेरा चिंता हो रहा था बेटा। हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। वो बस मेरा मोबाइल खराब हो गया था, इसलिए आपको कॉल नहीं कर पाया। कोई बात नहीं बेटा, तुमसे बात कर ली, मेरी जान पर जान आ गई। कल से मैं और तेरी बापूजी बहुत परेशान थे कि तेरा फोन क्यों नहीं लग रहा है। खैर छोड़ो इन बातों को। तुमने डिनर किया? नहीं माँ, अभी बस ऑफिस से आया हूँ। आपसे बात करने के बाद कर लूँगा। अच्छा ठीक है, तू अब डिनर कर ले, मैं फोन रखती हूँ। और अपना ख्याल रखना। काम खत्म करके अब तू जल्दी से घर आ जा बेटा। तेरी बगैर ये घर बहुत सुना सुना लगता है। मैं अब फोन रखती हूँ। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट माँ। मेरे माँ बाबूजी मुझे कितना प्यार करते हैं। अगर मुझे कुछ हो गया तो वो दोनों जीते जी मर जाएंगे। मुझे अपने माँ बाबूजी के लिए जीना पड़ेगा। ऐसे सोचकर आकाश वहाँ से सीधा होटल चला जाता है। आकाश जाने के बाद उस घर के सामने एक कार आकर रुकती है और उस कार से एक कपल बाहर आकर घर की अंदर जाते हैं। उन दोनों को देखकर, तुम दोनों यहाँ? तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने के लिए? पापा, हमें माफ कर दीजिए। आपके बिना मर्जी से शादी करके हम दोनों ने आपका दिल दुखाया है। आपसे 5 साल दूर रहे, लेकिन एक दिन भी मेरा ऐसा नहीं गया जिसमें आपकी और माँ की मैं जिक्र नहीं किया हो। मैं आपसे दूर अब नहीं रह सकता पापा, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हाँ बाबूजी, हमें माफ कीजिए। आप राजेश के ऊपर नाराज हैं, इसलिए वो हर दिन रात को अकेले में मुझसे छुप छुप कर रोते रहते थे ताकि मुझे दुख ना हो। गुनहगार तो मैं ही हूँ बापूजी। मैं आप बाप बेटे के बीच में आ गई थी। आज मैं आपके बेटे को आपके पास छोड़कर चली जाऊंगी। जाते समय बस यही चाहती थी कि मेरी होने वाले बच्चे को आप दोनों के आशीर्वाद मिले। उसके बाद में आपके बेटे की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी। बच्चे की बात सुनकर राजेश की माँ खुश हो जाती है। उसके बाद सीमा राजेश की माता पिता के पैर छू कर आशीर्वाद ली और वहाँ से जाने के लिए निकल पड़ी। रुक जाओ बेटी, तुम इस घर से कहीं नहीं जाओगी। तुम यहाँ हमारे साथ रहोगी। शादी के बाद तुम पहली बार हमारे घर आई हो, वो भी एक बड़ी खुशखबरी के साथ। सुनिए जी, आप इन दोनों से नाराज होकर आपको क्या मिला? 5 साल से हम अपने बेटे और बहू से अलग रहना पड़ा। जितना दुख राजेश को हमसे बिछड़कर हुआ है, उतना ही दुख हमें हुआ है। आप प्लीज इन दोनों को माफ कर दीजिए। इस होने वाले बच्चे के लिए उन दोनों को माफ कर दीजिए प्लीज। अपनी पत्नी की बात सुनकर राजेश की पापा उन दोनों को माफ कर देते हैं। बच्चे की आने की खुशी में सब बहुत खुश थे। तब अचानक से सीमा की पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। सीमा, क्या हुआ तुम्हें? माँ, सीमा की 9वीं महीना चल रही है। किसी भी समय बच्चा जन्म ले सकता है। हमें सीमा को तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती करवाना होगा। चलिए। उसके बाद सीमा को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है। डॉक्टर उसकी ऑपरेशन करते हैं और सीमा को एक लड़की पैदा होती है। इसका मतलब अंजलि ने अपनी वादा पूरा किया और वो आकाश के लिए दोबारा जन्म ली। कितनी प्यारी है मेरी बेटी। अगर आपको सही लगे तो मैं इसके नाम अंजलि रखना चाहता हूँ। सबने राजेश की बातों से राजी हुए। उधर अगले दिन आकाश निराश होकर मुंबई लौट जाता है। तू आ गया बेटा। तू तो बोल रहा था
कि तुझे कुछ महीने बनारस में रुकना होगा, तो फिर इतनी जल्दी कैसे आ गया? माँ, वहाँ पर ऑफिस का काम बहुत जल्दी खत्म हो गया, इसलिए चला आया। अच्छा किया चला आया। लेकिन बेटा, तू तो बोल रहा था कि मेरे लिए कोई सरप्राइज लेकर आएगा। कहाँ है वो सरप्राइज? माँ, अब वो सरप्राइज आपको कभी नहीं मिलेगी। मेरा मतलब काम के प्रेशर की वजह से मैं भूल गया सरप्राइज लाना। अच्छा कोई बात नहीं, तू जा, थोड़ा सा आराम कर ले। तुमने अपनी वादा पूरा नहीं किया अंजलि। मैं तुम्हारे बिना अब कैसे अकेले रहूंगा? तुमने मेरा विश्वास को तोड़ दिया अंजलि, तोड़ दिया। राजेश, हमारी अंजलि कितनी शांत है। देखो, वो कितनी खुश होकर शांति से गिटार बजा रही है, जैसे कि वो पहले से ही गिटार बजाना जानती हो। हाँ सीमा, हमारी बेटी बहुत सुलझी हुई है, लेकिन कभी डर भी लगती है कि उसके पास जो शक्ति है उसमें दूसरों को कुछ नुकसान ना हो जाए, क्योंकि जब अंजलि गुस्से में हो जाती है तब उनकी शक्ति जागृत होती है। कहीं गुस्से में आकर अंजलि किसी का बुरा ना कर दे। वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। वो हमारी बेटी है और वो समझदार भी है। उसको पता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। उसकी आंखों की शक्ति उसके नियंत्रण में है। वो ऐसा कुछ नहीं करेगी जिसमें किसी का नुकसान हो, इसलिए तुम चिंता मत करो। आकाश की बाबूजी, अंजलि को जाते हुए 7 साल हो चुके हैं। मुझे लग रहा था कि आकाश अंजलि को भुलाकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा है, लेकिन मैं गलत थी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आकाश शादी ना करने का वजह सिर्फ अंजलि ही है। वो अब भी अंजलि को भुला नहीं पाया है। क्या होगा मेरे बेटे का? ये सोच सोच कर मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। हर माँ की तरह मैं भी चाहती हूँ कि मेरे बेटे का घर बस जाए, लेकिन आकाश है कि शादी के लिए राजी ही नहीं हो रहा है। मैं अब क्या करूँ आकाश की बाबूजी, क्या करूँ मैं? गायत्री की ये सारी बातें आकाश सुन लेता है। माँ और बाबूजी मेरे लिए कितने परेशान रहते हैं। मैं उन्हें और दुख नहीं दे सकता। मुझे उनके खुशी के खातिर शादी के लिए हाँ कर देना चाहिए। ऐसे सोचकर आकाश अपनी माँ और बाबूजी के पास जाता है। माँ, बाबूजी, मुझे आप दोनों से कुछ कहना है। मैं अब शादी करने के लिए राजी हूँ। आप लड़की ढूंढना शुरू कर सकते हैं। तू सच कह रहा है बेटा? तू शादी करेगा? हाँ माँ, मैं शादी करना चाहता हूँ। अरे आकाश की बाबूजी, बधाई हो आपको। आकाश ने शादी के लिए हाँ कर दिया। लेकिन माँ, आप जिसको भी मेरे लिए पसंद करोगे, मैं शादी से पहले उसे एक बार मिलकर अंजलि के बारे में सब कुछ बताना चाहूंगा। अगर उसकी हाँ होगी फिर मैं उसे शादी करूंगा। ठीक है बेटा, जैसा तू कहेगा ऐसा ही होगा। उसके बाद गायत्री आकाश के लिए लड़की ढूंढना शुरू कर देती है और कुछ दिनों में वो आकाश के लिए एक लड़की को पसंद करती है जिसका नाम संध्या है। संध्या दिखने में एक सुंदर और सुशील लड़की थी। आकाश ने शादी से पहले संध्या से मिलने की इच्छा रखी थी। फिर एक दिन आकाश और संध्या एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। आकाश संध्या को अंजलि के बारे में सब कुछ बताया। आकाश की बात सुनकर संध्या बोली, आकाश, मुझे तुम्हारी पास्ट से कोई लेना देना नहीं है। जिसके बारे में तुमने मुझे बताया वो तुम्हारा पास्ट थी, और हम दोनों की शादी होने के बाद मैं तुम्हारी प्रेजेंट रहूंगी। इसलिए मेरे तरफ से इस शादी के लिए हाँ है। तुम एक अच्छे इंसान हो आकाश, इसलिए मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहूंगी। थैंक्स संध्या, मुझे समझने के लिए। उसके बाद एक शुभ मुहूर्त देखकर आकाश और संध्या की शादी हो जाती है। शादी हो जाने के बाद भी आकाश अंजलि की यादों को भुला नहीं पा रहा था, इसलिए उसने संध्या से कहा, संध्या, मुझे तुम माफ कर दो। मैं तुमसे शादी माँ बाबूजी के खुशी के लिए किया हूँ। मैं चाहकर भी अंजलि की यादों को भुला नहीं पा रहा हूँ। मुझे हमारी शादीशुदा जिंदगी को अच्छी तरह से शुरू करने के लिए कुछ समय चाहिए, इसलिए तुम मुझे गलत मत समझना। आकाश, मैं समझ सकती हूँ,
पहला प्यार को कोई इतना जल्दी भूल नहीं सकता। तुम चिंता मत करो, हम दोनों पति पत्नी के तरह ना सही, लेकिन एक दोस्त की तरह तो रह सकते हैं ना। थैंक्स संध्या, मुझे समझने के लिए। माँ सही बोल रही थी कि तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। ऐसे ही दिन बीतता जा रहा था। संध्या आकाश की घर में सबके साथ अच्छी तरह से घुल मिल गई थी। वो एक सुलझी हुई लड़की थी। वो आकाश की माँ बाबूजी का अच्छी तरह से ख्याल रखने के साथ साथ आकाश का भी अच्छी तरह से ध्यान रख रही थी, जिसमें आकाश धीरे धीरे खुश होने लगा था। उसे अब संध्या का साथ रहना बहुत अच्छा लग रहा था। वो अब धीरे धीरे अंजलि की यादों को भूलता जा रहा था और कुछ महीने के बाद वो संध्या को अपने पत्नी के रूप में मानने लगा। उन दोनों की शादीशुदा जिंदगी अब बहुत अच्छी तरह से चलने लगी। उधर अंजलि आकाश की याद में जी रही थी। उसे अपनी पिछले जिंदगी के बारे में सब कुछ याद था। वो अक्सर हमेशा चुपचाप और खोई हुई सी रहती थी। माँ जी, देखिए ना, अंजलि आज भी इतनी खोई खोई सी लग रही है, मानो कि वो कुछ सोच रही हो। उसकी उम्र के बच्चे हमेशा खेलते हैं, मस्ती करते हैं, लेकिन मेरी बेटी हमेशा चुपचाप से रहती है, खोई खोई सी रहती है, मानो कि उसे किसी का इंतजार हो। सीमा बेटी, अंजलि छोटी सी बच्ची है, तुम उसे थोड़ा सा समय दे दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हमारी अंजलि तो हमारे लिए भगवान का वरदान है। शायद वो अपनी शक्तियों की वजह से इतनी चुपचाप रहती होगी, इसलिए तुम उसे थोड़ा सा समय दे दो, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ माँ जी, आप सही बोल रही हैं। संध्या, तुम आज भी इतने उदास बैठी हो। मैं तुम्हें कहा ना, तुम हमेशा खुश रहा करो। मुझे मेरी पहली वाली संध्या चाहिए, जिसके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट थी। मेरे चेहरे पर कैसे मुस्कुराहट हो सकती है आकाश? आज मैं डॉक्टर के पास गई थी रिपोर्ट लाने। रिपोर्ट में सब कुछ सही है, लेकिन पता नहीं मैं क्यों बच्चा कंसीव कर नहीं पा रही हूँ। हमारे शादी को 11 साल हो चुका है, लेकिन अब तक हमारा कोई औलाद नहीं है। माँ जी और बाबूजी को कितना उम्मीद है मुझ पर, कितना प्यार करते हैं वो मुझे, लेकिन मैं उन्हें एक बच्चे की खुशी भी नहीं दे पा रही हूँ। वो दोनों मुझे कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो दोनों अंदर ही अंदर से दुखी हैं। संध्या, हमने सारे टेस्ट करवा के देख लिया। हमसे जो कुछ भी हो सकता था हम सब किए। उसके बाद भी अगर हमें बच्चा नहीं है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? कुछ बातें भगवान के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। उनकी मर्जी में हमारी खुशी छुपी होगी। देखो, मैं तुम्हें इस तरह अब उदास नहीं देख सकता। आगे जो कुछ भी होगा हम दोनों मिलकर उसका सामना करेंगे। इसलिए तुम अब अपना उदास चेहरा छोड़कर मेरे लिए थोड़ा सा स्माइल कर दो प्लीज। आकाश की बात सुनकर संध्या मुस्कुरा देती है। ऐसे हमेशा खुश रहो, अच्छी लगती हो। उधर अंजलि भी अब बड़ी हो चुकी थी। वो अब 17 साल की हो चुकी थी। पढ़ाई लिखाई में वो काफी होशियार थी। वो अपना 12th स्टैंडर्ड खत्म करके आगे की पढ़ाई करने के लिए सोच रही थी। तब उसकी मम्मी पापा उसके पास आते हैं। अंजलि, तुमने कुछ सोचा आगे तुम्हें क्या पढ़ाई करनी है? हाँ पापा, मैंने सोच लिया है, मैं MBA करूंगी। इसलिए मुझे आगे की पढ़ाई करने के लिए मुंबई जाना होगा। मुंबई में अच्छी कॉलेज और इंस्टीट्यूट दोनों हैं। मुंबई? नहीं नहीं अंजलि, तुम अकेली वहां पर कैसे रहोगी? मुंबई यहाँ से बहुत दूर है बेटा। तो क्या हुआ माँ, जब भी आप दोनों का मुझे याद आएगा तब मैं फ्लाइट पकड़कर 2 घंटे में यहाँ पहुँच जाऊंगी। जब आपका मन करे आप भी आ जाना। और आप भूल रहे हो माँ, मेरे रक्षा करने के लिए मेरी शक्ति मेरे पास है। यही तो चिंता की बात है अंजलि। जब तुम गुस्से में रहती हो तुमसे तुम्हारी शक्ति नियंत्रण में नहीं रहती। मुझे डर लगता है बेटा, कहीं तुम्हारी शक्तियों की वजह से किसी का नुकसान ना हो जाए, या तो फिर तुम्हें कुछ ना हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा माँ, मैं अपना ख्याल अच्छी तरह से रखूंगी। पापा,
आप तो माँ को समझाओ ना प्लीज। सीमा, अंजलि अब बड़ी हो चुकी है, वो अपना ख्याल खुद रख सकती है। उसे मुंबई जाने दो, उसे अपनी जिंदगी जीने दो। राजेश की समझाने पर सीमा मान जाती है और कुछ दिनों में अंजलि आगे की पढ़ाई करने के लिए मुंबई चली जाती है। वो मुंबई की सबसे अच्छी MBA कॉलेज में एडमिशन लेती है। आकाश, मैं मुंबई आ चुकी हूँ, अब बहुत जल्दी मैं तुमसे मिलने आऊंगी। इतना कहकर वो पार्क में जाती है जहां वो पिछले जन्म में आकाश से मिला करती थी। अंजलि वो पार्क को देखकर बहुत खुश होती है। तब अचानक उसकी नजर एक आदमी के ऊपर पड़ती है। अरे, ये तो आशीष है। मुझे उसके पास जाकर उसको सरप्राइज देना होगा। उसे यकीन नहीं होगा कि मैं अंजलि हूँ, लेकिन वो तो किसी से बात कर रहा है। मुझे वहां जाकर उसका बात खत्म होने का इंतजार करना होगा। ऐसे सोचकर अंजलि आशीष के करीब जाती है। तब वो देखती है कि आशीष और वो आदमी किसी बात को लेकर बहस कर रहे हैं। मुझे मेरा पैसा पूरा चाहिए, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। पूरा पैसा चाहिए तुम्हें? लेकिन क्यों? तुमने काम पूरा नहीं किया। मैंने तुम्हारा काम कर दिया था। अगर तुमने मेरे पूरे पैसे नहीं दिए तो मैं 18 साल पुरानी बात सबको बता दूंगा कि तुमने ही मुझे पैसे दिए थे आकाश को मारने के लिए। हाँ, मैंने तुम्हें कहा था आकाश को मारने के लिए, लेकिन वो एक्सीडेंट में अंजलि मारी गई और आकाश बच गया। इसलिए तुम्हें तुम्हारे पूरे पैसे नहीं मिलेंगे। आज के बाद मुझे कॉल करने की या मिलने की कोशिश मत करना। ये बात सुनकर अंजलि हैरान हो गई। उसकी दिमाग कुछ काम नहीं किया। वो गुस्से में आ जाती है। आशीष ही मेरा कातिल है। उसकी वजह से मैं और आकाश अलग हो गए। ये तुमने अच्छा नहीं किया आशीष। तुम्हें तुम्हारी गलती का सजा जरूर मिलेगा। इतना कहकर अंजलि पुलिस को फोन करती है और उन दोनों के पास जाती है। वाह आशीष, बहुत खूब। कौन हो तुम? मुझे इतनी जल्दी भूल गए आशीष। अंजलि, तुम जिंदा हो? तुम तो मर गई थी ना? हाँ, मैं मर कर भी मुझे दोबारा जन्म लेना पड़ा अपनी प्यार के लिए। जो प्यार पिछले जन्म में अधूरा रह गया था, उस प्यार को पूरा करने के लिए मुझे दोबारा जन्म लेना पड़ा। और साथ में मेरी जरिए तुम्हारे किए हुए गुनाह को सामने लाने के लिए भगवान ने मुझे यहाँ भेजा है। तुम दोनों ने मुझे मेरी आकाश से अलग कर दिया। मैं तुम दोनों को अब नहीं छोड़ूंगी। तुम दोनों को पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल करना होगा, वरना तुम दोनों मुझसे बचकर नहीं जा पाओगे। तुम हमें मारोगी? तुम कुछ नहीं कर सकती। अच्छा हुआ अंजलि, तुम्हें सब कुछ पता चल गया। अब सुनो, पिछले जन्म की तरह इस जन्म में भी तुम मरोगी और तुम्हें मैं मारूंगा। और रही तुम्हारी प्रेम कहानी, वो तो हमेशा अधूरा ही रह जाएगी। उसके बाद आशीष और रंजीत जोर जोर से हंसने लगते हैं। उनको हंसता हुआ देखकर अंजलि का गुस्सा बढ़ जाता है। वो गुस्से में आकर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है और अपनी आंखों की शक्ति से उन दोनों को ऊपर उठाती है। ये देखकर वो दोनों डर जाते हैं। ये क्या हो रहा है हमारे साथ? तुम ये क्या कर रहे हो? छोड़ दो हमें। तुम दोनों को पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल करना है, वरना मैं तुम दोनों को अभी और इसी वक्त मार डालूंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। नहीं, हम अपना गुनाह कबूल नहीं करेंगे। तो ठीक है, अब मरने के लिए तुम दोनों तैयार हो जाओ। ऐसे कहकर अंजलि अपनी शक्तियों से उन दोनों को ऊपर नीचे करके पटकती है। अंजलि, छोड़ दो मुझे। मैं अपना गुनाह पुलिस के सामने कबूल करने के लिए राजी हूँ। मुझे मत मारो। हाँ अंजलि, हम दोनों अपने आप को पुलिस के हवाले कर देंगे। अंजलि, हमें मत मारो, छोड़ दो। ये बात सुनकर अंजलि उन दोनों को छोड़ देती है। तभी पुलिस वहां पहुंच जाती है। पुलिस के सामने वो दोनों अपना अपना गुनाह कबूल करते हैं। उसके बाद पुलिस आशीष और रंजीत को गिरफ्तार करती है। ये तुमने अच्छा नहीं किया अंजलि। तुम क्या समझती हो इस जन्म में तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल जाएगा? नहीं, आकाश तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। तुम उसकी कभी भी नहीं हो पाओगी। इस जन्म में भी तुम्हारा प्यार अधूरा रह जाएगा। उसके बाद पुलिस उन दोनों को पकड़ कर ले जाता है। आशीष का बात सुनकर अंजलि थोड़ी परेशान हो जाती है। आकाश को कॉल करूं क्या?
या उससे मिलने उसके घर चली जाऊं? क्या करूं? नहीं, पहले मैं अपना घर जाती हूँ। माँ और भैया मुझे देखेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। ऐसे सोचकर अंजलि अपने पिछले जन्म की घर को जाती है। माँ, भैया, कहाँ हो आप दोनों? माँ, भैया, शायद वो दोनों घर पर नहीं है। उसके बाद अंजलि अंदर की कमरे में जाती है। तब वो देखती है कि उसकी तस्वीर पर माला लगी हुई है। वो अपनी तस्वीर के पास जाकर तस्वीर से माला निकालकर फेंक देती है। तभी अंजलि की माँ और भाई वहाँ पर पहुँचते हैं। तुम कौन हो और मेरी बेटी की तस्वीर से माला क्यों निकाल दी? अपनी माँ की आवाज सुनकर अंजलि खुशी से पीछे देखी। तब उसे देखकर उसकी माँ और भैया हैरान हो गए। तुम कौन हो? तुम तो मेरी बेटी अंजलि की तरह दिखती हो। माँ, मैं अंजलि हूँ। क्या तुम अंजलि कैसे हो सकती हो? हमारी अंजलि तो मर चुकी है। भैया, मैं अंजलि ही हूँ। मैं अपनी प्यार के लिए इस धरती में फिर से जन्म ली हूँ। उसके बाद अंजलि उन दोनों को सारी बात बताती है। ये बात सुनकर उसकी माँ और भैया खुश हो जाते हैं और उसकी माँ उसे गले लगा देती है। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है बेटी कि तू वापस आ गई है। मैं कैसे बताऊं कि मुझे कितना खुशी हो रही है। माँ, भैया, जब आप दोनों मुझे देखकर इतना खुश हो रहे हो तो सोचो, जब आकाश मुझे देखेगा तो वो कितना खुश होगा। वो मुझे देखेगा तो खुशी के मारे पागल हो जाएगा। उसकी वजह से तो मैं इस दुनिया में वापस आई हूँ। माँ, मुझे अब आकाश से मिलने की बहुत बेताबी हो रही है। मैं आज ही उससे मिलना चाहती हूँ। चलिए ना, उसके घर चलते हैं। ये बात सुनकर अंजलि की माँ और भैया दुखी हो जाते हैं। क्या हुआ माँ? आप दोनों इतने उदास क्यों हो गए? अंजलि, भगवान की भी कैसी इच्छा है। जिस आकाश की प्यार की वजह से तू फिर से इस दुनिया में जन्म ली है, वो प्यार तुझे कभी नहीं मिलेगा बेटी, कभी नहीं मिलेगा। माँ, ये आप क्या कह रहे हो? मुझे मेरा प्यार क्यों नहीं मिलेगा? आशीष भी ऐसा कह रहा था और आप भी ऐसा कह रहे हो। क्यों माँ, क्यों नहीं मिलेगा मुझे मेरा प्यार? बोलिए, मुझे प्लीज बोलिए। क्योंकि आकाश की शादी हो चुकी है संध्या से। क्या? आकाश की शादी हो चुकी है? हाँ अंजलि, माँ सही बोल रही है। तेरी जाने के बाद आकाश एकदम से टूट ही गया था। उसने तुम्हारी यादों में बहुत सालों तक शादी नहीं किया था। हमेशा दुखी दुखी और चुपचाप रहता था। फिर उसकी जिंदगी में संध्या आई। फिर उन दोनों की शादी हो गई। संध्या उसकी जिंदगी में फिर से खुशियां लेकर आई है। अब वो दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश है। आकाश ऐसा कैसे कर सकता है? मैंने उसे कहा था मेरा इंतजार करने के लिए। वो मुझे भुलाकर किसी और से शादी कर लिया। अंजलि, ये भगवान की इच्छा है बेटी। वो दोनों अपनी जिंदगी में खुश है, इसलिए तुम्हें भी अब आकाश को भुलाकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है बेटी। नहीं माँ, मैं आकाश को भुला नहीं सकती। मैं उसके लिए ही तो वापस आई हूँ। मैं किसी भी तरह आकाश को पाकर रहूंगी। आप देखना माँ, आकाश को जब मेरे बारे में पता चलेगा, वो खुद संध्या को छोड़कर मेरे पास चला आएगा और हम दोनों का अधूरा प्यार पूरा हो जाएगा। लेकिन अंजलि, लेकिन कुछ नहीं माँ, अभी मैं आकाश को फोन करती हूँ। उसके बाद अंजलि आकाश को फोन करती है। तब आकाश ऑफिस में होता है। आकाश फोन उठाता है। हेलो। हेलो आकाश, मैं अंजलि। अंजलि की नाम सुनकर आकाश हैरान हो जाता है। क्या मजाक कर रही हो? साफ साफ बोलो, तुम कौन हो? मैं सच बोल रही हूँ। मैं अंजलि हूँ, तुम्हारी अंजलि। तुमने ही तो मुझे प्लानचेट के जरिए वापस बुलाया था। भूल गए क्या? ये बात सुनकर आकाश की पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। देखो आकाश, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे मिलने आ सकते हो? जहाँ हम दोनों पहले मिला करते थे, पार्क में। अच्छा ठीक है, मैं आ जाऊंगा। मैं आज शाम को 5 बजे तुम्हारा इंतजार करूंगी।
जल्दी आना, लेट मत करना। उसके बाद आकाश फोन रख देता है। वो लड़की कौन थी? उसे मेरे और अंजलि के बारे में कैसे पता है? और साथ ही साथ वो प्लांचेट के बारे में भी जानती है। कहीं अंजलि सचमुच इस दुनिया में वापस तो नहीं आ गई है? लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तो उस घर में गया था जहां जन्म लेने वाली थी, लेकिन उस घर में तो कोई बच्चा उस दिन पैदा ही नहीं हुआ था। तो फिर ये लड़की कौन है? और वो अपने आप को अंजलि क्यों कह रही है? अभी 3 बज चुका है। मुझे जल्द से जल्द वहां पहुंचना होगा और देखना होगा कि वो लड़की कौन है। ऐसे कहकर आकाश पार्क जाने के लिए निकल पड़ता है। पार्क में पहले से ही अंजलि उसका इंतजार कर रही थी। आकाश पार्क में पहुंचकर अंजलि को अपने सामने देखकर हैरान होता है। तुम आ गए आकाश, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। देखो ना, कितना अजीब संजोग है। पहले तुम मेरे यहाँ घंटों इंतजार करते थे और आज मैं तुम्हारा आधा घंटे से यहाँ इंतजार कर रही थी। क्या हुआ? तुम मुझे देखकर इतना चुप क्यों हो? तुम्हें खुशी नहीं हुई मुझे यहाँ देखकर? मुझे तो ये लग रहा था कि तुम मुझे देखकर खुशी के मारे मुझे गले लगाओगे, लेकिन तुम तो यहाँ एकदम से चुपचाप खड़े हो। तुम अंजलि कैसे हो सकती हो? अंजलि जहां और जिस दिन पैदा होने वाली थी मैं वहां गया था, लेकिन उस घर में उस दिन कोई बच्चा पैदा ही नहीं हुआ था। तो तुम अपने आप को अंजलि कैसे कह सकती हो? उस घर में उस दिन बच्चा पैदा हुआ था। रात को ठीक 11 बजे मैं तुम्हें कहा था कि मैं वापस आऊंगी और मैं अपना वादा पूरा की और मैं वापस आ गई। लेकिन मैं कैसे मान सकता हूँ कि तुम ही अंजलि हो और तुमने उस घर में ही जन्म लिया है? तुम्हें अगर मेरी बातों पर यकीन नहीं होता तो ये फोटो देखो। उसके बाद अंजलि आकाश को उसकी माता पिता और दादाजी का फोटो दिखाती है और साथ ही साथ उस घर की भी तस्वीर दिखाती है। अब तुम्हें यकीन हुआ आकाश कि मैं सच बोल रही हूँ। मैं ही तुम्हारी अंजलि हूँ। मैंने अपना वादा पूरा किया आकाश। अब तुम अपना वादा पूरा करो, मुझसे शादी करके, मुझे अपना पत्नी बनाकर पिछले जन्म में रह गया अधूरा प्यार को पूरा करो आकाश। नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मैं अब शादीशुदा हूँ और मैं अपनी पत्नी संध्या से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मुझे माफ कर दो अंजलि। आकाश, तुम्हें क्या कह रहे हो? तुम्हारी कहने पर ही और सिर्फ तुम्हारे लिए मैं फिर से इस दुनिया में जन्म ली हूँ। अगर तुम ही मुझे नहीं अपनाओगे तो मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी? आकाश, तुम अपनी पत्नी संध्या को मेरी लौट आने के बारे में सब कुछ सच सच बता दो। देखना, वो सारा सच जानने के बाद तुम्हारी जिंदगी से दूर चली जाएगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता अंजलि। तुम जरा समझने की कोशिश करो। तुम मेरे जिंदगी से जाने के बाद संध्या मेरी जिंदगी में खुशियां बनकर आई है और मैं अपनी खुशियां को अपने आप से दूर कभी नहीं कर सकता। मैं अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुका हूँ अंजलि। मैं अब संध्या के साथ बहुत खुश हूँ। संध्या मेरी जिंदगी है, उसे छोड़कर मैं नहीं रह सकता। क्या तुम संध्या के बिना नहीं रह सकते? और तुमने सोचा है कि मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? तुमने मुझे धोखा दिया है आकाश, धोखा दिया है। मैं तुम्हारे लिए तुम्हें भरोसा करके और हमारी प्यार की खातिर इस दुनिया में फिर से जन्म ली, लेकिन तुम मेरा इंतजार नहीं किया आकाश। तुमने शादी कर लिया। मैं तुम्हारा इंतजार किया था अंजलि, लेकिन उस वक्त हालात कुछ और थे, जिसकी वजह से मुझे संध्या से शादी करनी पड़ी। और धीरे धीरे कब संध्या मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गई मुझे पता भी नहीं चला। मैं संध्या को छोड़कर तुम्हें अपना नहीं सकता, इसलिए मुझे तुम माफ कर दो। मुझे भूल जाओ और यहाँ से भी चले जाओ। मैं तुम्हें भूल जाऊं, ये हो नहीं सकता। और तुम मुझे भूलकर अपनी जिंदगी में खुश रहो, ये मैं होने नहीं दूंगी। तुम्हें कैसे भी तरह मुझे अपनाना होगा आकाश, वरना जिसके लिए तुम मुझे ठुकरा रहे हो मैं उसको तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए अलग कर दूंगी, यानी संध्या को मार डालूंगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी अंजलि। मैं ऐसा जरूर करूंगी। तुम्हें मैं आज एक रात का समय देती हूँ। तुम्हें आज संध्या को मेरे बारे में सब कुछ सच सच बताना होगा। अगर तुम उसे नहीं बताए तो कल की सूरज संध्या के लिए आखिरी सूरज होगा।
तभी आकाश को संध्या की कॉल आता है। हेलो संध्या। आकाश, तुम घर कब आ रहे हो? संध्या, मैं 1 घंटे में घर पहुंच जाऊंगा। अच्छा ठीक है, तुम जल्दी आना, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। अच्छा ठीक है। याद रहे आकाश, तुम्हारे पास सिर्फ आज रात का समय है। ऐसे कहकर अंजलि वहाँ से चली जाती है। उसके बाद आकाश घर चला आता है। आकाश को देखकर संध्या खुशी के मारे उसे गले लगा देती है। आकाश, आज मैं बहुत खुश हूँ। अगर तुम्हें मेरे सरप्राइज के बारे में पता चलेगा तो तुम भी बहुत खुश हो जाओगे। अच्छा, कैसा सरप्राइज संध्या, बोलो ना। आकाश, मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं आज सुबह डॉक्टर के पास गई थी, वहाँ ब्लड टेस्ट की, तब मुझे पता चला। कितने सालों के बाद हम दोनों के सपने पूरे हो रहे हैं आकाश। कुछ महीने के बाद मैं माँ बनूंगी और तुम पापा। मैं बहुत खुश हूँ आकाश, बहुत खुश हूँ मैं। क्या हुआ आकाश, तुम इतने चुपचाप क्यों हो और आज इतने खोए खोए से लग रहे हो? कुछ हुआ है क्या? नहीं संध्या, कुछ नहीं। इतने सालों के बाद तुम्हें इतना खुश देख रहा हूँ, इसलिए बस तुम्हें चुपचाप देख रहा था। तुम ऐसे ही हमेशा खुश रहा करो संध्या। ऐसे कहकर आकाश संध्या को गले लगा देता है। मैं अभी संध्या को अंजलि वापस आने के बारे में नहीं बता सकता। इतने सालों के बाद हमारे घर पे एक बच्चा आने वाला है। संध्या बहुत खुश है। मैं अंजलि के बारे में बताकर उसे फिर से दुखी नहीं देख सकता। अच्छा सुनो, कल मुझे फिर से हॉस्पिटल जाना होगा। डॉक्टर ने कहा है कुछ टेस्ट करवाने के लिए। तुम ऑफिस जाते समय क्या तुम मुझे हॉस्पिटल ड्रॉप कर दोगे? ठीक है, मैं भी हॉस्पिटल जाऊंगा। वहाँ तुम्हारे सारे टेस्ट होने के बाद मैं वहाँ से ऑफिस चला जाऊंगा। मिस्टर आकाश, बच्चे की ग्रोथ नॉर्मल है। हमने संध्या जी का जो टेस्ट करवाया था उसका रिपोर्ट भी सब ठीक है। अब सिर्फ आपको संध्या जी का अच्छी तरह से ख्याल रखना होगा, उसे हमेशा खुश रहना होगा। संध्या, आप जितना खुश रहोगे उतना ही आपके लिए और बच्चे के लिए अच्छा है। जी डॉक्टर, मैं अपना ख्याल रखूंगी और खुश रहूंगी। संध्या, चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। अरे नहीं आकाश, बहुत लेट हो गया है ना। तुम यहाँ से सीधा ऑफिस जाओ, मैं टैक्सी लेकर घर चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है, घर पहुँचने के बाद मुझे एक बार कॉल कर देना। इतना कहकर आकाश ऑफिस के लिए निकल जाता है और संध्या घर चली आती है। ऑफिस में फिर से आकाश को अंजलि की कॉल आती है। हेलो आकाश, तुमने संध्या को मेरे बारे में सब कुछ बोल दिए ना? नहीं, मैं उसे कुछ भी नहीं बोला हूँ और नहीं बोलने वाला हूँ। देखो अंजलि, मैं तुम्हें कल भी कहा था और आज भी फिर से कह रहा हूँ कि मैं अपनी पत्नी संध्या से बहुत प्यार करता हूँ। उसे तुम्हारे बारे में बताकर दुखी पहुंचा नहीं सकता उसे। तुम चली जाओ मेरी जिंदगी से। चली जाओ? कैसे चली जाऊं आकाश? तुमने ही तो मुझे बुलाया था। मैं तुम्हें छोड़कर कैसे चली जाऊं और कहाँ जाऊं? मैं तुम्हें कहा था ना कि तुम्हारे पास संध्या को बताने के लिए कल रात तक का वक्त था, फिर भी तुम उसे कुछ नहीं बताए। उसका अंजाम अब संध्या को भुगतना होगा। नहीं, तुम संध्या को कुछ नहीं करोगी, समझी तुम? तुम्हें अच्छी तरह से पता है ना आकाश कि मुझे ऊंची आवाज में बात सुनने की आदत नहीं है। अब संध्या के साथ जो कुछ भी होगा उसका इल्जाम तुम खुद होगे। ऐसे कहकर अंजलि फोन काट दी। हेलो अंजलि, सुनो मेरी बात। अंजलि, अंजलि, मुझे संध्या को फोन करना होगा। वो घर पहुंची होगी या नहीं? उसके बाद आकाश संध्या को फोन लगाता है। हेलो संध्या, तुम घर पहुंच गई ना? हाँ आकाश, मैं अभी जस्ट घर पहुंची हूँ। तुम्हें कॉल करने वाली थी लेकिन तुमने पहले कर दिया। तुम ठीक तो हो ना? हाँ बाबा, मैं ठीक हूँ। मुझे क्या होगा और तुम इससे क्यों पूछ रहे हो? और तुम्हारा आवाज इतना घबराया हुआ कैसे लग रहा है? अरे कुछ नहीं संध्या, तुम्हारा कॉल नहीं आया था ना, इसलिए तुम्हारी चिंता हो रही थी। अच्छा, मैं अब फोन रखता हूँ। अपना ख्याल रखना, बाय। अच्छा बाय। ये आकाश को कल से क्या हुआ है? वो इतना खोया खोया और टेंशन में क्यों लग रहा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आकाश मुझसे कुछ छुपा रहा है, लेकिन वो मुझे क्या छुपाएगा? वो तो मुझे सब कुछ बताता है। मैं भी ना
कुछ भी सोचती हूँ। शायद ऑफिस के काम के चक्कर में कुछ टेंशन में रहता होगा वो। उधर अंजलि आकाश का बात सुनकर गुस्से में होती है। मैं किसी भी तरह आकाश को पाकर रहूंगी। उसके लिए मुझे संध्या की अगर जान लेनी पड़े तो मैं उसकी ले लूंगी। ऐसे कहकर अंजलि संध्या को कॉल करती है। ये किसकी नंबर है? हेलो, आप कौन है? मैडम, आकाश जी का एक्सीडेंट हो गया है। उनको सिटी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। आप जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचिए। एक्सीडेंट? हाँ, मैं अभी आती हूँ। ऐसे कहकर संध्या हॉस्पिटल जाने के लिए निकल पड़ती है। अब मैं देखती हूँ संध्या, तुम्हें कौन बचाता है। ऐसे कहकर अंजलि उसकी शक्ति को जागृत करती है। वो अपनी शक्ति के माध्यम से संध्या की कार का ब्रेक फेल करा देती है, जिसके कारण संध्या की कार अपनी नियंत्रण खोकर एक पेड़ में टकराती है और कार टूट जाती है और संध्या नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। उधर अंजलि आकाश को फिर से फोन करती है। तुम्हें कितनी बार कहा है अंजलि कि मुझे कॉल मत किया करो। तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं संध्या को तुम्हारे वापस आने के बारे में कभी नहीं बताऊंगा। कूल आकाश, कूल। तुम इतनी गुस्से में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। अब उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ सुनने के लिए संध्या अब जिंदा नहीं होगी। क्या बकवास कर रही हो अंजलि? तुम्हें मेरी बात बकवास लग रही है आकाश? तो जाकर देखो, तुम्हारी प्यारी पत्नी संध्या अब इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी है। उसकी कार की एक्सीडेंट हो चुकी है। क्या तुम झूठ बोल रही हो? मैं संध्या से अब कुछ देर पहले बात की थी। वो घर पहुंच चुकी थी और वो ठीक थी। तुम्हें आजकल क्या हो गया है आकाश? तुम अब मेरे बातों पर विश्वास ही नहीं करते। तुम्हें बार बार सबूत दिखाना पड़ता है। अच्छा चलो ठीक है, मैं ही बता देती हूँ कि संध्या अब कहाँ है। उसकी एक्सीडेंट के बाद उसे सिटी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। जाके आखिरी बार मिल लो अपनी पत्नी से। उसके बाद तुम्हें मेरे पास ही तो आना है। अंजलि, अगर मेरी संध्या को कुछ हो गया ना तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। ऐसे कहकर आकाश फोन काट देता है और तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ता है। हॉस्पिटल जाकर वो देखता है कि संध्या की ऑपरेशन चल रहा है। ये देखकर वो बहुत दुखी हो जाता है। कुछ घंटे के बाद ऑपरेशन खत्म होता है। तब डॉक्टर आकर बोलते हैं, मिस्टर आकाश, संध्या अब खतरे से बाहर है, लेकिन हमने उसकी होने वाले बच्चे को बचा नहीं पाए। आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। संध्या अब बेहोश है। उसको होश आने के बाद आप उसे मिल सकते हैं। ये बात सुनकर आकाश दुख के मारे रोने लगता है और गुस्से में आकर अंजलि की घर जाता है। आओ आकाश, आओ। मैं तुम्हारा ही तो इंतजार कर रही थी। मुझे मालूम था कि तुम मेरे पास जरूर आओगे। अरे, तुम खड़े क्यों हो? बैठो ना। मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आया हूँ अंजलि। तुमने मेरी संध्या के साथ ऐसा क्यों किया? तुम्हारी दुश्मनी मेरे साथ थी ना? तुमने संध्या को एक्सीडेंट क्यों करवाई? तुम्हारी वजह से मेरे होने वाली बच्चा मर गया। जी तो करता है कि तुम्हें मैं अभी इस वक्त मार डालूं, लेकिन ऐसे करने से मैं संध्या को क्या जवाब दूंगा? संध्या संध्या संध्या, तुम्हारी जबान पर अब बस संध्या की नाम ही आती है ना आकाश। तुम मुझे अपनी दुश्मन क्यों समझते हो? मैं तो तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ आकाश। प्यार करती हो मुझसे? अगर तुम मुझसे प्यार करती तो सिर्फ अपनी खुशी के बारे में सोचकर किसी और का नुकसान नहीं करती, किसी और को दुख नहीं पहुंचाती। मेरा बच्चा को इस दुनिया में आने से पहले उसे नहीं मारती। तुम मुझसे प्यार नहीं करती अंजलि, तुम सिर्फ अपने आप को प्यार करती हो। मैंने बहुत गलत किया था जो तुम्हें बिना सोचे समझे वापस बुलाया था। तुम मेरे प्यार के काबिल ही नहीं हो अंजलि, तुम सिर्फ मेरे नफरत की ही काबिल हो। ये तुम क्या कह रहे हो आकाश? मैं जो कुछ भी किया हमारे प्यार के लिए तो किया है। कैसा प्यार अंजलि? मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रहा हूँ अंजलि, मैं अब सिर्फ और सिर्फ संध्या से ही प्यार करता हूँ, तुमसे नहीं। मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम्हारा कभी नहीं बनूंगा। देखो ना माँ, आकाश एक ऐसी बात कर कर गया यहाँ से। वो जो कुछ भी कहा
ठीक तो कहा अंजलि। देख बेटा, मुझे गलत मत समझना, लेकिन तुमने जो संध्या के साथ की है वो गुनाह है बेटा, गुनाह है। मैं कभी ये नहीं सोचा था कि मेरी बेटी किसी की जान भी ले सकती है। अंजलि, आकाश तेरी किस्मत में नहीं है बेटा। अगर वो तेरी किस्मत में होता तो वो तुझे पिछले जन्म में मिल गया होता। तुमने अपने प्यार को पाने के लिए एक नई जन्म ली, लेकिन इस जन्म में भी आकाश तेरा नहीं हो पाया। आकाश संध्या के लिए ही बना है, तेरे लिए नहीं। यही भगवान की मर्जी है। ये बात तू जितनी जल्दी समझ जाएगी उतना ही तेरे लिए अच्छा होगा। उधर संध्या को होश आती है। वो अपने बच्चे के बारे में जानकर फुट फुट कर रोने लगती है। आकाश उसे सांत्वना देकर अंजलि वापस आने की बारे में सब कुछ बताता है। अंजलि की बारे में सुनकर संध्या हैरान हो जाती है। आकाश, मैं अंजलि से मिलना चाहती हूँ। क्या? नहीं संध्या, तुम उसके पास नहीं जा सकती। वो गुस्से में है। कहीं वो तुम्हें फिर से मारने की कोशिश ना करे। नहीं, मैं तुम्हें उससे मिलने की इजाजत नहीं दे सकता। मेरी बात समझने की कोशिश करो आकाश, मुझे कुछ नहीं होगा। प्लीज मुझे बस एक बार अंजलि से मिलने की इजाजत दे दो, प्लीज। ठीक है। उसके बाद संध्या अंजलि को फोन करती है। हेलो अंजलि, मैं संध्या। तुम मुझे क्यों कॉल किया? अंजलि, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। क्या तुम मुझसे मिलने कल सुबह 9 बजे पार्क आ सकती हो, जहाँ तुम और आकाश पहले मिला करते थे? देखो, मना मत करना, प्लीज आ जाना। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। उसकी अगले दिन संध्या पार्क में अंजलि की इंतजार करती है। कुछ समय के बाद अंजलि वहाँ पर पहुँच जाती है। मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अच्छा, तुम ही अंजलि हो। आकाश ने तुम्हारे बारे में जितना कहा था, तुम उससे ज्यादा सुंदर हो। इस सुंदरता का क्या काम जिसमें अपनी प्यार को ना पा सके। तुम जानती हो अंजलि, शादी से पहले आकाश ने तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ बताया था। सब कुछ जानने के बाद मैंने उससे शादी करने के लिए हाँ किया था। उसने अपनी माँ और बाबूजी की खुशी के लिए मुझसे शादी की थी। तुम्हारी जाने के बाद वो हंसना ही भूल गया था। मेरे साथ रहकर वो फिर से हंसना सीखा। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे के करीब कैसे आ गए हमें पता भी नहीं चला। तुम मानती हो ना संध्या कि तुम मेरे और आकाश के बीच में आ गए हो, इसलिए तुम उसे छोड़कर उसकी दिन जिंदगी से बहुत दूर चली जाओ और मुझे मेरा आकाश लौटा दो, मेरा प्यार लौटा दो। मैं आकाश को तुम्हें जरूर लौटा देती अंजलि, अगर आकाश तुम्हें अभी प्यार करता होता तो। लेकिन वो तुम्हें प्यार नहीं करता अंजलि, वो अब मुझसे प्यार करता है। अगर मैं उसे छोड़कर चली जाऊंगी तो वो घुट घुट कर मर जाएगा, लेकिन कभी तुम्हारा नहीं होगा। मेरी बात को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करो अंजलि कि आकाश अब मेरा है, तुम्हारा नहीं। नहीं, आकाश सिर्फ मेरा है। मैं उसको पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। तुम्हारी बच्चे की तरह तुम्हारा भी जान ले सकती हूँ। अगर मुझे मेरा प्यार नहीं मिला, अगर कोई मेरा प्यार और मेरे बीच आ गया तो मैं सबकी जान ले लूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी सबको। प्यार में जान लिया नहीं जाता अंजलि। अगर तुम चाहती हो मुझे मारकर आकाश तुम्हें मिल जाएगा तो वो तुम गलत सोच रही हो। मैं आकाश की प्यार में किसी की जान तो नहीं ले सकती, लेकिन अपनी प्यार की खुशी के लिए, उसकी सलामती के लिए अपनी जान खुशी खुशी जरूर दे सकती हूँ। इतना कहकर संध्या वहाँ से चली जाती है। संध्या की बात सुनकर अंजलि और भी गुस्सा हो जाती है। आकाश, अंजलि तुम्हें बहुत प्यार करती है, तुम्हें उसके पास लौट जाना चाहिए। उसे अपना लो आकाश। मैं एक औरत हूँ, इसलिए मैं समझ सकती हूँ कि उसके दिल में अब क्या चल रही है। प्लीज तुम उससे शादी कर लो आकाश। ये तुम क्या कर रही हो संध्या? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम ही मेरी जिंदगी हो।
मैं तुम्हें छोड़कर किसी और से शादी कभी नहीं कर सकता। तभी अंजलि की कॉल संध्या को आती है। हेलो संध्या, आज रात 8 बजे तुम और आकाश मेरे घर में आ सकते हो क्या? हाँ अंजलि, हम दोनों जरूर आएंगे। आकाश, अंजलि का फोन आया था। उसने हम दोनों को आज रात 8 बजे उसके घर बुलाया है। देखो आकाश, मना मत करना, वहाँ जाकर उससे शांति से बात करना। हो सकता है कि वो समझ जाए। उसके बाद आकाश और संध्या रात की 8 बजे अंजलि के घर पहुंच जाते हैं। अंजलि, मुझे माफ कर दो। मैं गुस्से में आकर तुम्हें उस दिन बहुत कुछ बोल दिया था। मेरी बात समझने की कोशिश करो अंजलि। मैं अब संध्या से प्यार करता हूँ, तुमसे नहीं। अगर मैं संध्या को छोड़कर तुमसे शादी कर लूं तो हम तीनों में कोई खुश नहीं रह पाएगा अंजलि। तुम सुन रहे हो ना अंजलि? चुप क्यों हो तुम? अंजलि, अंजलि। आकाश अंजलि की सामने जाकर देखता है तो अंजलि तब तक मर चुकी होती है। आकाश, ये देखो पॉइजन की बोतल। ये बोतल तो पूरा खाली है। अंजलि ने जहर खा ली है। आकाश, अंजलि, तुमने ये क्या किया अंजलि? तब आकाश की नजर बेड पर रखी हुई एक चिट्ठी के ऊपर पड़ती है। वो तुरंत वो चिट्ठी को लेकर पढ़ता है। आकाश, मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से तुम्हें और संध्या को इन दिनों बहुत मुसीबत की सामना करना पड़ा। मेरी वजह से तुम दोनों ने अपना बच्चा खो दिया, इसलिए तुम मुझे माफ कर दो। जब तक तुम्हें ये चिट्ठी मिलेगी तब तक मैं इस दुनिया से जा चुकी होगी। आकाश, मैं इस दुनिया में सिर्फ तुम्हारे लिए ही आई थी और इस दुनिया से तुम्हारी खुशी के लिए ही जा रही हूँ। जब मैं तुम्हें ही नहीं पा सकी तो जीकर क्या करती? संध्या एक अच्छी लड़की है। उससे मिलकर मैंने ये जाना कि सच्चा प्यार क्या होता है। संध्या ही हमारी अधूरा प्यार को पूरा करने तुम्हारी जिंदगी में आई है। आकाश, तुम उसके साथ हमेशा खुश रहना। और हाँ, मेरे बारे में सोच सोच कर दुखी मत होना। मैं तुम्हारे साथ किसी ना किसी रूप में हमेशा रहूंगी। तुम्हारी अंजलि। चिट्ठी पढ़कर दोनों फुट फुट कर रोने लगते हैं। आकाश, अंजलि सही कही थी कि वो किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास हमेशा रहेगी। देखो, वो फिर से हमारी जिंदगी में आ गई, हमारी बेटी बनकर। उसने फिर से अपना वादा पूरा किया। आकाश, हम अपनी बेटी का नाम अंजलि रखेंगे, हमारी अंजलि। उसके बाद आकाश और संध्या की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होती है। दीनानाथ अपने परिवार के साथ बैठकर अपने बेटे राहुल का शादी की बात कर रहा होता है। तभी ये सुनकर उसकी बेटी स्वाति बोलती है, पापा मम्मी, इस घर में भाभी आएगी तो मेरी पसंद की। देख लो भैया, अगर आपने मेरी पसंद की लड़की से शादी नहीं की तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। अरे अरे, शादी है, कोई ड्रेस नहीं, जो तुझे तेरी ही पसंद चाहिए। स्वाति, मुझे भी हक दे दे अपनी शादी के लिए लड़की पसंद करने का। नहीं भैया, अगर आप मेरी पसंद की भाभी नहीं लाए तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी, देख लेना। अरे पागल, ऐसी बातें मत कर। हम तेरी ही पसंद की बहू लाएंगे। अब तो तू खुश है ना? आप लोगों ने इसे इतनी जिद्दी बना दिए है तो चलने दो इसकी। मुझे क्या है, किसी से भी मेरा शादी करवा दो, मेरा क्या जाता है। आखिर मेरी एक लौता भाई है, मैं इसके लिए अच्छी लड़की ढूंढ ही लूंगी। ऐसे भी मेरी पसंद हमेशा बहुत अच्छी होती है। इतना बोलकर स्वाति अगले दिन से ही इंटरनेट से अपने भाई के लिए लड़कियां देखने लगती है। वो इंटरनेट से 15-20 लड़कियों की फोटो देखती है, जिसमें से वो काजल नाम की एक लड़की की फोटो देखकर उसे पसंद करती है। माँ जल्दी आओ, ये देखो, ये लड़की की फोटो देखो, कितनी भोली भाली और शांत स्वभाव की लड़की दिखती है। हम इसको ही इस घर की बहू बनाएंगे। ये लड़की भाई के लिए सही रहेगा। अच्छा ठीक है, शाम को राहुल को आने दो, हम उसका भी राय पूछ लेंगे। अगर उसको ये लड़की पसंद आई
तब जाकर रिश्ते की बात आगे बढ़ाएंगे। मैंने पसंद कर ली तो फाइनल। अब आप लोग रिश्ते की बात आगे बढ़ाओ। स्वाति की जिद के कारण राहुल से बिना पूछे ही उसका रिश्ता पक्का कर दिया जाता है। कुछ दिनों के बाद राहुल की शादी काजल से हो जाती है और ससुराल में स्वाति काजल की स्वागत करते हुए बोलती है, भाभी, आपको हमारे घर में स्वागत है। आपको पता है आप मेरी पसंद हो, इसलिए आप आज यहाँ पे हो, वरना आपकी शादी भैया से कभी ना होती। काजल का गृह प्रवेश होने के बाद वो राहुल के साथ अपने कमरे में जाती है, जिसके पीछे स्वाति 3 ग्लास में जूस डाल कर लेकर जा रही होती है। तभी उसकी माँ बोलती है, ये जूस कहाँ ले जा रही है? भाई भाभी और अपने लिए। शादी की पहली रात दूध देते हैं, जूस नहीं। मुझे जूस पसंद है, इसलिए वो लोग जूस पियेंगे, दूध नहीं। इतना बोलकर स्वाति अपनी भाभी की कमरे में जाती है। भाभी, ये लो जूस पियो और बताओ आपको खाने में क्या क्या पसंद है? स्वाति, मेरी बहन, ये सब तू सुबह पूछ लेना। अब बहुत रात हो चुकी है, उसको आराम करने दे। स्वाति गुस्से से वहाँ से चली जाती है। अगले दिन नई बहू सबसे पहले उठकर सबके लिए चाय नाश्ता तैयार कर लेती है, जिसके कुछ देर बाद में सब नाश्ते के लिए आते हैं। वहाँ पर अलग अलग के नाश्ता देखकर सब काजल की तारीफ करते हैं। इतने में ही स्वाति चीर कर बोलती है, भाभी, ये क्या बनाया है? इसमें कुछ भी मेरी पसंद का नहीं है, मुझे नहीं खाना कुछ भी इनमें से। स्वाति, मुझे माफ करना, मुझे अब किसी के पसंद के बारे में पता नहीं था, इसलिए मैंने ये सब बना दिया। तो पूछ लेती ना, मुझे मेरी पसंद का खाना खाना पसंद है। स्वाति गुस्से से खाने की टेबल से उठकर चली जाती है। ये देखकर काजल उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है। तभी राहुल भी उसके पीछे आ जाता है और बोलता है, काजल, तुम उदास मत हो। स्वाति की गुस्सा बस कुछ पल का है, बाद में वो शांत होकर यही खाना ही खाएगी जो तुमने बनाया है। अब जरा मुस्कुरा दो और खाना खाने चलो। स्वाति अपनी पसंद की भाभी लाने पर भी खुश नहीं थी, क्योंकि उसको लग रहा था कि घर में अब सब भाभी की पसंद से ही चलेंगे। ऐसे ही एक दिन तीनों सास बहू ननंद शॉपिंग पर जाते हैं, जहां एक शॉप पर रखी हुई एक ड्रेस देखकर स्वाति बोलती है, माँ, ये देखो, ये ड्रेस बहुत सुंदर है ना? ये भाभी के ऊपर बहुत अच्छी लगेगी। क्यों भाभी? हाँ स्वाति, ये ड्रेस तो बहुत अच्छी है, लेकिन मैं ऐसी छोटी ड्रेस नहीं पहनती। एक काम करो, तुम ये अपने लिए ले जाओ। नहीं पहनती तो अब पहन लेना, ऐसे भी मेरी पसंद बहुत अच्छी होती है। नहीं स्वाति, मुझे ये ड्रेस नहीं चाहिए। काजल की ये बात सुनकर स्वाति गुस्से से कहती है, भाभी, आपको ये ड्रेस लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि हमारे घर में मेरी पसंद को कोई ना पसंद कभी नहीं करता। और तो और, आप भी मेरी पसंद हो। अगर ऐसे ही ड्रामे करोगी तो भाई को बोलकर आपको आपकी घर छोड़ दूंगी। स्वाति, मैं तुम्हारे घर शादी करके आई हूँ, फिर चाहे मैं तुम्हारी पसंद हूँ या तुम्हारे भाई की हूँ, तो तुम्हारी घर की बहू और वही रहूंगी। बहू, स्वाति की बातों को दिल पे मत लो, वो अब छोटी है, मजाक में बोल रही है। फिर तीनों घर चले आते हैं। रात होते ही राहुल अपने प्रमोशन की खुशी में सबके लिए गिफ्ट्स लेकर आता है। गिफ्ट्स देखकर स्वाति बहुत ही खुश होती है, लेकिन उसको वो गिफ्ट पसंद नहीं आती जो राहुल उसके लिए लाया था। उसको उसकी भाभी बाला गिफ्ट बहुत पसंद आती है, इसलिए वो राहुल से कहती है, भाई, मुझे ये गिफ्ट पसंद नहीं आई, मुझे भाभी वाला गिफ्ट चाहिए। भाभी को कहकर वो गिफ्ट मुझे दिला दो, प्लीज भाई। वो तेरी भाभी है, तू खुद उससे मांग ले। मैं क्यों दूं अपनी गिफ्ट? मुझे भी मेरी गिफ्ट पसंद है। हाँ, आप अब जानबूझकर ऐसी बोल रही हो। सुबह तो आपको मेरी पसंद की ड्रेस पसंद नहीं आई, अब कैसे पसंद कर रही हो? स्वाति,
ये गिफ्ट तुम्हारी पसंद की नहीं है, मेरे पति की पसंद की है। और ऐसे भी ये गिफ्ट मेरे पति ने मेरे लिए लाए हैं, तो मैं तुम्हें क्यों दूं? तुम अपने गिफ्ट खुद रखो ना। काजल की ये बात सुनकर स्वाति गुस्से से आग बबूला हो जाती है और कहती है, भाई देख ले, भाभी को हर बात में मुझे ताने मारने की आदत हो चुकी है और मेरी पसंद को नापसंद करके अपनी मर्जी चलाने लगी है। मुझे नहीं पता, ये तेरी पसंद है, तू ही इसे निपट। हाँ भाई, माफ कर दे, मान गई। मेरी पसंद भी कभी खराब हो सकती है, लेकिन मुझे ये भाभी अब पसंद नहीं है, मुझे वो अच्छी नहीं लगती। तू इन्हें वापस उनके घर छोड़ा। स्वाति, शादी कोई खेल नहीं होती और हर बार तू जो बोलेगी वही नहीं होगा। अब से तेरी मर्जी नहीं चलेगी इस घर में। हाँ स्वाति, अब इस घर में बहू की मर्जी चलेगी, यानी मेरी। माँ देखो ना, भाई क्या बोल रहा है। अब मैं क्या ही बोलूं, वो सही बोल रहा है। तू तो भाभी अपनी पसंद की लाई थी ना, अब तू खुद ही परेशान है उससे, तो हम क्या करें इसमें। आप लोग कुछ नहीं कर सकते, इसका मतलब ये है कि मुझे अपनी गलती की पूरी जिंदगी सजा भुगतनी पड़ेगी। अभी तुझे अपनी गलती की सजा नहीं, पसंद की सजा मिलेगी। तू हमेशा अपनी अपनी चलाने लगती है, तेरी कारण मेरी पूरी जिंदगी खराब हो गई। अपने भाई की मुंह से ये बात सुनकर स्वाति की आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो दुखी होकर बोलती है, भाई मुझे माफ कर दे, मैंने अपनी मर्जी चलाकर तेरी शादी अपनी पसंद की लड़की से करवा दी, जो हमारे घर के लिए सही नहीं है। मुझे माफ कर दे, आज के बाद में कभी भी अपनी पसंद किसी और के ऊपर नहीं थोपूंगी। एग्जैक्टली, यही समझाना चाहते थे हम सब तुम्हें। हम सब का मतलब क्या है? स्वाति, मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब नाटक इसलिए था ताकि तुम्हें समझ आ जाए कि हमेशा अपनी पसंद दूसरों को थोपना अच्छी आदत नहीं है। एक बार उनकी मर्जी भी जान लेनी चाहिए। हाँ, जैसे कि तूने मेरी शादी की फैसला करने में एक बार भी मुझे नहीं पूछा। तू ये भूल गई कि मुझे उस लड़की के साथ पूरी जिंदगी रहना होगा। वो मेरे लिए ठीक होगी या नहीं? हाँ, ये तो शुक्र है भगवान का कि काजल जैसी सूझी हुई लड़की आई इस घर में। इसने और हम सब ने मिलकर तेरी अपनी अपनी आदत छुड़वाने के लिए ये प्लान बनाया। क्या ये सब एक प्लान था? इसका मतलब भाभी बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। हाँ स्वाति, मुझे बस तुम्हें ये समझाना था कि कभी कभी हमारे पसंद भी सामने वाले को पसंद नहीं आती। हाँ भाभी, मैं अब अच्छी तरह समझ गई। मैं अब अपनी पसंद दूसरों के ऊपर नहीं थोपूंगी। आई प्रॉमिस। अच्छा, अब ये लो, ये गिफ्ट तुम्हारे लिए ही था, क्योंकि तुम्हारी पसंद और नापसंद तुम्हारे भैया बहुत अच्छी तरह जानते हैं। काजल की समझदारी की वजह से स्वाति की अब हर बात में अपनी मर्जी चलाने की आदत छूट जाती है। उसके बाद से वो कभी भी अपनी पसंद दूसरों के ऊपर नहीं थोपती और अच्छी तरह से रहती है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए और हाँ दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।